नमस्कार, खरी खरी लेकर हाजिर हूं मैं सर्वमित्रा। दिल्ली की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है क्योंकि मामला है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और उनको मिली जमानत का। जी हां, कल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई थी। कल शाम को जैसे ही ये खबर आई, अब बिल्कुल माहौल गर्म हो गया और आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो जाहिर तौर पर बहुत खुश हो गए। सत्य जीत परास्त पस्त नहीं हो सकता है, इंतजार कर सकता है, कुछ इस तरह की बातें लिखी जाने लगी आपके ट्विटर हैंडल पर। आपके तमाम नेताओं ने खुशी जाहिर की और आज उन्हें इंतजार था कि अरविंद केजरीवाल कब जेल से बाहर आएंगे, लेकिन इससे पहले ही ईडी ने अपना खेल फिर शुरू कर दिया। ईडी पहुंच गई है अब हाई कोर्ट और ईडी का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जानी चाहिए। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ईडी पहुंच गई है हाई कोर्ट, जहां इस वक्त मामले पर सुनवाई चल रही है। फिलहाल बेंच जो है वो लंच के लिए उठी हुई है। कुछ मिनटों में, मेरा ख्याल है 10-15 मिनटों में फिर से हाई कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू होगी। तो सुनवाई में तो क्या फैसला आता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस बीच राजनीति किस तरह से करवटें ले रही है ये भी देखने वाली बात है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को आप जानते हैं कि 20-21 मार्च को जब से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, तब से इस मामले को लेकर काफी सियासी हलचल मची, क्योंकि वो मौका था चुनाव का और बार बार ये सवाल उठाए जाने लगे कि आखिर चुनाव के वक्त ही अरविंद केजरीवाल को क्यों गिरफ्तार किया गया, जबकि शराब नीति का मामला जो है वो तो 2 साल पुराना है और उस पर लगातार आम आदमी पार्टी पर, उनके नेताओं पर, उनके मंत्रियों पर कार्रवाई चलती रही। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया जैसे नेताओं को जेल में भी रखा गया, लेकिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, टाइमिंग पर काफी सवाल उठे। उसके बाद उनको 10 मई को जमानत भी मिली। इसे भी आम आदमी पार्टी ने अपनी एक बड़ी जीत बताया था, क्योंकि अदालत का ये कहना था कि वो पार्टी के मुखिया हैं और चुनाव का वक्त है तो उनको इस तरह से प्रचार से दूर नहीं रखा जा सकता। 2 जून तक की उनकी जमानत की अवधि थी जो समाप्त हो गई थी और 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने, यानी 4 जून को नतीजा है, लेकिन 2 जून को अरविंद केजरीवाल ने समर्पण कर दिया। वो फिर से जेल पहुंच गए और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लिए कल का दिन काफी अहम रहा, क्योंकि कल 20 जून को जब उन्हें वापस जमानत मिल गई तो उम्मीद थी कि आज केजरीवाल जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन केजरीवाल जेल से अभी बाहर नहीं आए हैं। आज आ पाएंगे या नहीं, इस पर क्या फैसला आता है हाई कोर्ट का, इसी पर आज हम खरी खरी चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलिंदु उपाध्याय जी। अमलिंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। अमलिंदु जी, ये जो अरविंद केजरीवाल को लेकर पूरा मामला चल रहा है कि कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने जब उनको जमानत दी, ईडी की जो विरोध की आवाज है वो तभी से उठने लगी। ईडी कल भी इस जमानत के आदेश को स्वीकार नहीं कर पा रही थी और वो इसके खिलाफ वो कह रही थी कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी तक जांच पूरी नहीं हुई है और हमको सबूत इकट्ठा करना है, और बहुत सारी बातें ईडी की ओर से कही गई। जबकि आज फिर ईडी ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी और हाई कोर्ट में अब सुनवाई भी शुरू हो गई। हालांकि आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो इसे गलत बता रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना है कि अभी तो ईडी का जो कल की राउज एवेन्यू कोर्ट का जो जमानत का आदेश है उसका फैसला ही हमको मिला नहीं था, तो ईडी ने आखिर किस आधार पर वो विरोध का वो कर रही है, क्यों हाई कोर्ट पहुंची है। आपके नेता हैं सौरभ भारद्वाज जो मंत्री हैं दिल्ली में, उनका क्या कहना है इस मामले पर, पहले इसको सुनते हैं अमलेंदु जी, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, ऐसा कभी सुना नहीं। लोअर कोर्ट के बेल का ऑर्डर अभी अपलोड ही नहीं हुआ, हमें ही नहीं मिला, किसी को मिला ही नहीं। जब ऑर्डर ही नहीं आया तो हाई कोर्ट किस चीज पे सुनवाई कर रहा है? क्या लेके ईडी हाई कोर्ट पहुंच गया और क्या सुन के हाई कोर्ट कह रहा है कि हम इसको सुनेंगे? अभी तो ऑर्डर ही नहीं आया, वे सुन क्या रहे हैं? ईडी चैलेंज किस चीज को कर रहा है? ये तो बड़ी अजीब सी बात है, कभी नहीं सुना देश में। सत्तारूढ़ दल की दखल की बात कर रहे हैं क्या आप लोग? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार इसको निजी दुश्मनी की तरह ले रही है। इस तरीके से एजेंसीज नहीं काम करती जिस तरह से हो रहा है। यहाँ सौरभ भारद्वाज एक बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं अमलेंदु जी, और लगभग यही बातें अभिषेक मनु सिंघवी भी, जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, वो अदालत में अब तक देते आए हैं। यानी जब से ये मामला चल रहा है, जब से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, तब से यही बात उठाई जा रही है कि बीजेपी इसे एक बदले की राजनीति के तौर पर इस पूरे मामले को देख रही है और ईडी इसी तरह से काम कर रही है। यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई एक पैसे का सबूत नहीं मिला, कहीं कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका भी कोई सबूत ईडी ने अभी तक पेश नहीं किया है, लेकिन वो उसने गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार के बाद अब वो जमानत याचिका, जो जमानत दी गई है उनको, उसका भी वो विरोध कर रही है। कल से लेकर आज तक क्या कुछ हुआ है अदालत में और क्या हो रहा है राजनीति में, अमलेंदु जी आप क्या बता सकते हैं इस बारे में?
देखिए, एक तो समिता जी, कल जो जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को, वो राउज एवेन्यू कोर्ट यानी जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ से उनको जमानत मिली, और वहाँ भी ईडी ने उनकी ज़मानत का विरोध किया। और जब जमानत का आदेश दे दिया जज ने, तो उसके बाद फिर उनकी दरख्वास्त ये थी, ईडी की दरख्वास्त का उनका जोर था कि उनको 48 घंटे का समय दिया जाए ताकि वो अपना रिजाइंडर उस पर दाखिल कर सकें, और वो शर्तों वर्तों के लिए कुछ कहा। तो लेकिन इस पर जो है वो कोर्ट तैयार नहीं हुआ, और फिर अरविंद केजरीवाल को जमानत वहाँ से दे दी गई। रात के समय ये फैसला आया है शर्मिष्ठा जी, और उसके बाद ही ये सूचना लगी थी कि ईडी इस के खिलाफ, जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगी। आज सुबह ईडी की तरफ से हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, और उसमें जो इसको मेंशन कराया गया कि बहुत ज़रूरी मैटर है ये, इसको तत्काल सुना जाए, और फिर उसमें ईडी ने जमानत का विरोध किया। जबकि उस समय तक अपलोड भी नहीं हुआ था आदेश, राउज एवेन्यू कोर्ट की जो साइट है उस पर आदेश अपलोड नहीं हुआ था, किसी को नहीं मिला था, और वो पहुंच गए थे। और वहां जाकर उन्होंने कहा कि साहब, हमको चूँकि सुना नहीं गया और हमें शर्तें नहीं मालूम है कि जमानत की शर्तें क्या है, तो इसलिए इसका विरोध करने के लिए वहाँ पहुँचे। अब कुल मिला के इसमें समिता जी बात ये कि अगर आपको जमानत की शर्तें नहीं मालूम है तो जमानत की शर्तें आ जाती, आप उसके बाद जाते, जो एक वैधानिक प्रक्रिया है। यानी ईडी कितनी हड़बड़ी में है और इसके पीछे उसका राजनीतिक उद्देश्य क्या है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि एक अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, उसकी जमानत का आदेश हो गया है और जमानत की शर्तें अभी आपको अगर मालूम नहीं पड़ी हैं, तो आप वो जमानत की शर्तें मालूम पड़ने से पहले ही और ऑर्डर में क्या क्या है, किस आधार पर जमानत दी गई है, उसका विरोध करने के लिए आप हाई कोर्ट तुरंत पहुंच गए। और उससे भी ज़्यादा आश्चर्य की बात यह है कि जो कि कहा, संजय सिंह ने भी कहा है और आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी कहा है, उन्हीं की बात यह, उन्होंने ये आश्चर्य व्यक्त किया कि हाई कोर्ट ने उनकी याचिका स्वीकार भी कर ली, जबकि आदेश मतलब कोई फाइल आई नहीं थी। और जब हाई कोर्ट ने ये कहा कि भाई जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक ये जो इस पे मतलब रोक एक तरीके से रहेगी, उस जो प्रक्रिया है जमानत की उस पर, यानी वो जो बॉन्ड भरने उस पर तब तक रोक रहेगी। तो ये समझा जा सकता है कि अदालत मतलब हाई कोर्ट जो है वो स्वयं कह रहा है कि अभी उसके पास फाइल नहीं आई है, और जब फाइल आएगी तब देखेंगे। तो जब फाइल आएगी तब देखेंगे, तो फाइल देखने के बाद ही ये आदेश दे दिया जाता है कि तब तक उस प्रक्रिया पर रोक लगाई जाती है। तो ये एक तरीके से कुल मिलाकर के जो समझाया जा सकता है वो ये है कि कहाँ कहाँ एक तरीके से देखा जाए तो वो चीज़ें चल रही हैं, और इसके राजनीतिक उद्देश्य जो है और राजनीतिक इसके निहितार्थ क्या है, इसको लेकर के बातें शर्मिष्ठा चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ईडी का मूव जो है वो राजनीतिक मूव एक तरीके से कहा जा सकता है, और यही आरोप जो है वो आज अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो सुनीता केजरीवाल है, उन्होंने भी लगाया कि ये एक तरीके से राजनीतिक मूव है, और क्या अरविंद केजरीवाल कोई आतंकी हैं जो उनके साथ इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है। कुल मिला के शर्मिष्ठा जी, जो ईडी की तरफ से जो दलीलें पेश की गई हैं आज और कल, जिस तरीके से जो उनके वकील सोहेब या जोएब जो भी हैं, जोएब हसन शायद नाम है उनका, वो प्रस्तुत हुए थे लोअर कोर्ट में, राउज एवेन्यू कोर्ट में, तो उनकी तरफ से भी दलीलें दी गई, वो बेहद कही जा सकती हैं हास्यास्पद थी। आज भी जो एएसजी राजू उपस्थित हुए उनकी तरफ से, ईडी की तरफ से, वो ये कहने कि साहब उनको कोर्ट में, लोअर कोर्ट ने सुना ही नहीं किया उनका क्या है, और सारे डॉक्यूमेंट्स पर विचार नहीं किया, हमने समय मांगा था कि डॉक्यूमेंट्स पर विचार कर लिया, उसमें नहीं हुआ। जबकि 2 दिन जो थी वो इस पर सुनवाई चली, यानी कल और परसों 2 दिन जो थी वो लोअर कोर्ट में सुनवाई चली, और पूरे दिन सुनवाई उस पर चली है। उसके बाद ये रात को जाकर के आदेश दिया गया, लंबी एक सुनवाई चली शर्मिष्ठा जी। तो ये कहा जाना कि वो उनको सुना गया नहीं सुना गया, अब ये तो चूँकि मामला हाई कोर्ट में है और हाई कोर्ट इसको सुन रहा है और उस पर भी अपना निर्णय देगा कि ईडी को सुना गया कि नहीं सुना गया, सुना गया तो क्या सुना गया और नहीं सुना गया तो क्या नहीं सुना गया। अब ये माननीय उच्च न्यायालय के हाथ में है, वो उस मसले को सुन रहा है। लेकिन ये ईडी की जल्दबाजी जो है शर्मिष्ठा जी इसमें, और उसका उतावलापन जो है, इससे साफ तौर पे समझा जा सकता है कि ये मामला किसी ना किसी तरीके से, एक तरीके से देखा जाए तो ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड लग रहा है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया, उसमें भी साफ तौर पे ये आरोप थे कि राजनीतिक फायदे के लिए भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को जेल भेज रही है शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, राजनीतिक फायदे के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल भेजा गया है, ये आरोप बार बार लगते रहे हैं। और यहाँ तक कि अदालत ने भी जब उनको जमानत दी कि ठीक है चुनाव का वक्त है तो उन्हें प्रचार के लिए बाहर होना चाहिए, तो अदालत के इस फैसले पर, इस बात से मतलब उनके इस फैसले की से इस बात पर मुहर लगी कि हाँ, कहीं ना कहीं उनको सक्रिय राजनीति से दूर करने या चुनावी माहौल से दूर करने की कोशिश की जा रही है आम आदमी पार्टी के मुखिया को। और कल भी अमलेंदु जी, जो अरविंद केजरीवाल को जो जमानत दी गई है और उसमें कोर्ट ने जो आदेश दिया, उसमें एक उसने अहम टिप्पणी की कि ईडी ने
पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है और मेरा ख्याल है जो ईडी को इस वक्त जो हड़बड़ी हुई है कि जब वो ये कह रही है कि मुझे जमानत का मतलब वो जो विरोध कर रही है, तो एएसजी राजू ने जो आज अभी कहा उस पर उन्होंने ये कहा कि आदेश की वैधता देखिए, जमानत दी जा सकती थी लेकिन इस तरह नहीं, ये पूरी तरह से गलत आदेश है। और फिर उन्होंने केजरीवाल की याचिका को खारिज करने वाला दिल्ली मतलब उन्होंने ट्रायल कोर्ट का ये वो आदेश पढ़ा और उन्होंने उस हिस्से को हाईलाइट किया जिसमें जज ने अप्रूवर्स के बयानों पर ईडी के खिलाफ टिप्पणियां की थी। मतलब उन्होंने खास तौर पर उसको हाईलाइट किया कि हमारे लिए आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हमने पक्षपातपूर्ण तरीके से, और वो इसीलिए अब जो है वो जमानत को रद्द करवाना चाह रहे हैं और गलत ठहराना चाह रहे हैं। हालांकि अब क्या होगा ये तो अभी लंच के बाद पता चलेगा, लेकिन लंच के पहले भी जो कुछ हुआ था, मतलब इसमें दो लोग हैं, एक तो विक्रम चौधरी हैं अरविंद केजरीवाल के वकील और अभिषेक मनु सिंघवी, जबकि ईडी की ओर से हैं एएसजी एसवी राजू। और उन्होंने ये कहा था कि आज ये बोल रहे थे कि मुझे अपनी दलीलें रखने का मौका नहीं मिला। तो इस पर विक्रम चौधरी ने ये कहा, मतलब एएसजी राजू ने कहा कि कल हमको अपनी दलीलें रखने का मौका नहीं मिला, और वो ये भी बोल रहे हैं कि किन शर्तों पर जमानत दी गई हमको ये भी नहीं पता है। तो विक्रम चौधरी ने ये कहा कि आपने कल 7 घंटे अपनी बात रखी है। अब 7 घंटे हो गए अमलेंदु जी, ये ईडी का वही पुराना जिस बात पर हम लोग पहले भी बहुत बार ये चर्चा कर चुके हैं कि 2 साल का वक्त है आपके पास, फिर आपको सबूत नहीं मिले, आपको और कितने मतलब वक्त चाहिए सबूत जुटाने के लिए। कल आपने 7 घंटे मतलब आपने बताया कि 2 दिन से ये मामला चल रहा था लोअर कोर्ट में, तो ईडी के पास पर्याप्त वक्त था कि आप अपनी दलीलें पेश कर सकते थे, लेकिन आपने वो दलीलें अभी तक पेश नहीं की। और अब आप हाई कोर्ट में जाकर इस बात का इसको रोना ही कहेंगे कि आप इस बात पर वो मतलब ये कह रहे हैं कि हमको अपनी दलीलें रखने का मौका नहीं मिला, और इसीलिए आप ये कह रहे हैं कि आप इस पर आप तत्काल रोक लगाइए। और वो ये भी बोल रहे हैं कि आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ है, यानी जमानत का आदेश अभी अपलोड नहीं हुआ, शर्तें पता नहीं है, इसलिए हमें जमानत याचिका का विरोध करने का हमको पूरा मौका भी नहीं दिया गया, तो इसीलिए आप हमको अपनी दलीलें पूरी करने दी जाए। ये तो अमलेंदु जी साफ ईडी जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर ही सवाल उठा रही। वहां की जो जज न्याय बिंदु मेरा ख्याल उनका नाम है, उन्होंने ये कल फैसला सुनाया था और जिसमें उन्होंने ईडी को पक्षपातीपूर्ण रवैया उसको इंगित किया। तो इन सब वजहों से ईडी को ऐसा लग रहा है कि वो घिरती जा रही है, और ये खासकर शराब नीति घोटाले में जब से उसने अरविंद केजरीवाल पर हाथ रखा है। आपको याद होगा कि पहले भी उसने ये बोला था कि जो गोवा में 100 करोड़ का जो लेन देन हुआ और वो किस तरह से पैसे जो होटल में रहने पे खर्च किए गए, वो तमाम बातें जो दी गई, लेकिन उसके खिलाफ सबूत पेश नहीं कर पाई। अभी तक उसके पास मनी ट्रेल वो 1 पैसे का साबित नहीं कर पाई है, लेकिन वो ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल चूंकि आम आदमी पार्टी के मुखिया है और अब तो उसने इस मामले में आपको भी एक आरोपी बना ही लिया है। ये पूरी बातें पहले हो चुकी हैं। तो अमलेंदु जी आखिर ये मामला और कहां तक खिंच सकता है, क्योंकि सौरभ भारद्वाज ने जो अभी ये कहा था कि ईडी का तो आदेश ही अपलोड नहीं हुआ, ये तो एक बात उन्होंने कही कि ईडी किस आधार पर हाई कोर्ट जा रही है। इससे पहले जो उन्होंने ये कहा था कि जो अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर उन्होंने तब इस फैसले को एक मील का पत्थर बताया था। एक उनका बयान आया है सोशल मीडिया पर जिसमें उन्होंने कहा ये मील का पत्थर है, इसलिए क्योंकि अब तक ये देखा गया है कि ये जो पीएमएलए को इसके मामले जो है उसमें जमानत जो है सुप्रीम कोर्ट में जाके मिलती है, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, इन सब जगहों पर वो खारिज होते जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मिसाल कायम हुई है कि राउज एवेन्यू कोर्ट यानी निचले कोर्ट से ही जमानत मिल गई, यानी न्याय प्रक्रिया का एक वो सही रास्ते पे चल रही है और ये एक मिसाल कायम हो सकती है, इस बात की उन्होंने तारीफ की थी। लेकिन अब फिर मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है। तो क्या ये कुल मिलाकर राजनीतिक कारणों से अदालत का कीमती समय बर्बाद करने जैसा नहीं लग रहा है अमलेंदु जी आपको? निश्चित तौर पर समिता जी ये अदालत का समय बर्बाद किया जा रहा है और राजनीतिक कारणों से किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर उच्च न्यायालय जो इस पर गंभीरता से विचार करेगा, दोनों पक्षों को सुनेगा, उसके बाद शायद ये आदेश भी दे सकता है कि ईडी के ऊपर जो जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि उसने अदालत का समय बर्बाद किया। देखिए समिता जी, इसमें ईडी जो पहुंची है, जो याचिका लेकर के जो उसने वहाँ मेंशन किया है, उसमें ये है कि भैया हमको ये नहीं मालूम है कि जमानत की शर्तें क्या हैं और हमको सुना नहीं गया। और आप वहाँ जो मतलब यानी जो आपको एक तरीके से जो दलीलें आपको लोअर कोर्ट में देनी थी, वो दलीलें आप कह रहे हैं कि साहब आपको चूँकि वो दलीलें आपकी वहाँ नहीं सुनी गई तो इसलिए हाई कोर्ट में दलीलें सुन ली जाएँ। तो ये तो समिता जी एक याचिका जो मुझे लगता है खारिज हो जानी चाहिए, इसलिए खारिज हो जानी चाहिए कि आप
बिना आदेश को देखे हुए, बिना आदेश को पढ़े हुए और आप जाकर के हाई कोर्ट पहुंच गए। ऐसा मुझे लगता है 70 सालों में पहली बार हो रहा होगा कि बिना किसी लोअर कोर्ट का आदेश को देखे हुए और जाकर के कोई सरकारी एजेंसी जो है, जांच एजेंसी, वो हाई कोर्ट में पहुंच जाए कि साहब हमको सुन लिया जाए, चूंकि हमें वहाँ नहीं सुना गया। तो ये 70 सालों में पहली बार है। मतलब इतनी ज़्यादा कहा जाए कि वो प्रोफेशनलिज्म की कमी एक सरकारी एजेंसी में कैसे हो सकती है कि आपको ये नहीं मालूम कि क्या मुकदमा चल रहा है, आपकी वहाँ क्या दलीलें हुई, आदेश में क्या आया है, आपकी क्या बातें उस आदेश में मेंशन की गई हैं, आपको ये भी नहीं मालूम है। हो सकता है कि जो आप दलीलें यहाँ दे रहे हो वो ऑलरेडी उस आदेश में मेंशन हो कि आपने ये दलीलें दी थी और उन दलीलों के आधार पर आपको सुना गया और आपका पक्ष खारिज किया जाता है, ये उसमें हो तो फिर ये क्या होगा। तो मुझे लगता है कुल मिला के समिता जी कि उच्च न्यायालय को ईडी की याचिका को खारिज करते हुए इस पे जो है जुर्माना भी लगाना चाहिए ईडी के ऊपर कि आप आकर के यहाँ अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं, चूंकि अभी तक आपके पास ये चीज़ ही नहीं थी कि आप आए किस लिए। यानी जिस समय अदालत ने भी कहा कि भाई तब तक रोक लगाई जाती है, अदालत के पास भी फाइल नहीं थी, यानी अदालत के पास भी फाइल नहीं आई है, जो जिस अदालत ने जमानत दी है उसकी वेबसाइट पे अपलोड नहीं हुई है, किसी के पास कॉपी नहीं है और आप पहुंच गए कि सब जमानत रद्द कर दी है। तो ये कुल मिलाकर की हड़बड़ी जो है वो समझी जा सकती है ईडी की। हड़बड़ी के पीछे मंशा क्या है ईडी की? जाहिर सी बात है कि चूंकि राजनीतिक मुकदमा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार आरोप लगाया जा रहा है। कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारे दो चीफ मिनिस्टर जो वो जेल में डाल दिए गए। तो इस तरीके की बातें सब कही जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब ये आरोप लग रहे हैं तो अब ईडी को कम से कम जो जनादेश आया है उसको देखते हुए ही थोड़ा थम जाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें उल्टी भी पड़ सकती हैं समिता जी। अब जी बिल्कुल, चीजें उल्टी पड़ना मेरा ख्याल है अमलेंदु जी शुरू भी हो चुकी हैं, और इसीलिए क्योंकि अब हम जानते हैं कि अभी 24 तारीख से संसद का सत्र शुरू होने वाला है। और अभी ये जो जब अरविंद केजरीवाल जब प्रचार कर रहे थे तब वो बार बार ये बोल रहे थे कि आप इंडिया गठबंधन को और आम आदमी पार्टी को आप वोट दीजिए, उसके बाद मैं जेल में नहीं रहूंगा, ये बात उन्होंने कही थी। तो इस पर भी अमित शाह को आपत्ति हो गई थी कि ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं, और बीजेपी के लोगों ने इस पर भी अदालत में ये बिंदु भी उठाया था। लेकिन इसको वहां पर अदालत ने इस बात को खारिज कर दिया था कि वो अपने भाषणों में क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, इससे हमको मतलब नहीं है। अमित शाह ने तो तब भी जो केजरीवाल को जमानत मिली थी उस चीज का उन्होंने विरोध किया था, उनको ये बात सही नहीं लगी थी और उन्होंने कहा था कि ये फैसला ठीक नहीं है, इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। और ठीक है कि अब अरविंद केजरीवाल को ये या इंडिया गठबंधन जीत नहीं पाया 4 जून को जो नतीजे आए हैं, लेकिन वो एक मजबूत विपक्ष के तौर पर तो जरूर उभरा है। और आपने जैसे कल बताया जो कल राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या उसके पहले बाकी लोग भी जिस तरह से बिल्कुल अब चुप नहीं बैठ रहे हैं, चाहे हम उद्धव ठाकरे की बात करें या अखिलेश यादव की, तेजस्वी यादव की, ये तमाम लोग जो है या ममता, ये सारे लोग बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन और बीजेपी के विरोध में ये लोग अभी भी किस तरह से मजबूती के साथ टिके हुए हैं। और अभी जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है उसमें जो पेपर लीक का मुद्दा उठेगा, उसमें जो ट्रेन एक्सीडेंट है इसका मुद्दा उठेगा, मौसम का ये जो लू के थपेड़ों से जो मौतें हो रही हैं उसका मुद्दा उठेगा। मतलब यहाँ पे लू से लोग मर रहे हैं और मोदी जी को जम्मू कश्मीर में जाकर योग करने से फुर्सत नहीं है। तो खैर वो ये सारी चीजें चल रही हैं, लोग इसको देख रहे हैं, जनता समझ रही है। और आम आदमी पार्टी जो है वो इन बातों को बहुत तरीके से उठाती है। आज ही आतिशी जो है वो अनशन पर बैठी हैं, क्योंकि वो हरियाणा और दिल्ली के बीच जो पानी का संकट है और उस सब को लेकर कि हरियाणा सरकार बात नहीं सुन रही, तो आम आदमी पार्टी के तेवर कहीं भी कमजोर नहीं हो रहे हैं। बेशक दिल्ली की 7 सीटें चली गई हैं बीजेपी के पास और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को यहाँ पर मात मिली है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके हौसले बीजेपी उनको पस्त कर पाई है। और शायद ईडी का ये जो हड़बड़ी है, अमरिंदर जी आपको क्या लगता है, ये जो अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है और देश में इस समय बीजेपी के खिलाफ जो माहौल बना हुआ है, ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलना क्या बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका था और इसीलिए इतने हड़बड़ी में ईडी को जाना पड़ा है? मतलब बीजेपी ने ये सोचा होगा कि अब तो केजरीवाल अब तो 2 जून को जो जेल में गए तो अब जब तक मामला चलेगा या उन पर सुनवाई होगी, जैसे मनीष सिसोदिया बंद है वैसे ये भी अभी बंद रहे आएंगे, क्योंकि इस बीच कुछ उनके ऊपर तंज भी कसे गए कि चुनाव खत्म हो गया तो अब न शुगर की बात उठ रही है, न मेरे माता पिता से मिलने दिया जा रहा है, इस तरह की कोई बातें हो रही है, न बाकी तबियत सब चीजें ठीक है, कोई बात नहीं हो रही। यानी बीजेपी इस स्तर पर जाकर किसी की बीमारी का मजाक उड़ा सकती है। लेकिन मेरा सवाल यही है
कि कल जो जमानत मिली, क्या बीजेपी को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होगा कि राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी और फिर एक बार फिर से उसको उसके ऊपर सवाल उठेंगे? इसीलिए क्या आज ईडी पहुंची है और इस कदर हड़बड़ी में पहुंची है, जबकि उसके पास फाइल नहीं है, कोई तैयारी भी नहीं है? और इस पर एक संजय सिंह ने भी एक ट्वीट किया है। अमरेंदु जी, उस ट्वीट को भी पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपसे जवाब चाहूंगी मैं। अभी शायद आया नहीं है, अभी हम लोग दिखाते हैं 2 मिनट बाद। जी समझते हैं। आपसे ये जवाब चाहूंगी कि ईडी की जो हड़बड़ी है और उसका क्या यही वो है कि क्योंकि कल की उसको उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी को कि केजरीवाल को जमानत मिल जाएगी और इसीलिए बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए आज ईडी भी बिना तैयारी के हाई कोर्ट पहुंच गई कि कुछ नहीं तो कम से कम स्टे लगवा दे जमानत पर, केजरीवाल किसी भी तरह बाहर ना आ पाए। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल समिता जी, देखिए कि ये ईडी की हड़बड़ी जो है वो इसी तरह समझी जा सकती है कि देखिए, एक तो जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की भली 3 सीटें आई हैं इस लोकसभा चुनाव में, लेकिन बीजेपी का नुकसान उनके बाहर रहने से कितना हो गया ये देखने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी कोई फोर्स नहीं है और लोकसभा चुनाव में भी कोई फोर्स नहीं थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब जमानत पे बाहर आए, इंटर्म बेल पे जब बाहर आए थे समिता जी, और आते ही उन्होंने जो पहली बात कही अपनी, और उसमें जो उन्होंने सवाल किया कि नरेंद्र मोदी वोट किसके लिए मांग रहे हैं, इनका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है, और दूसरा जो उन्होंने सवाल किया कि योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे चुनाव के बाद अगर बीजेपी तीसरी बार जीत करके आती है। इसका समिता जी पूरे देश में ज़बरदस्त तरीके से असर हुआ, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस बात का असर हुआ और बीजेपी एकदम से बैकफुट पे नजर आई और किसी ने भी अरविंद केजरीवाल के इस आरोप का कोई उत्तर नहीं दिया कि योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे, और उसका फिर खामियाजा बीजेपी को एक तरीके से उत्तर प्रदेश में भुगतना भी पड़ा। मतलब उसमें एक जो बहुत से और कारक थे, उसमें एक कारक ये भी था जो बीजेपी का मतदाता एक तरीके से निराश हुआ और ये हुआ तो उसे लगा कि योगी आदित्यनाथ को मोदी हटा देंगे, तो मोदी और योगी की लड़ाई जो थी उसको अरविंद केजरीवाल ने सतह पे ला करके रख दिया। अभी तक होता यह था कि मोदी और योगी की लड़ाई को लेकर के समिता जी तमाम पॉलिटिकल कमेंटेटर्स जो थे और पत्रकार जो थे वो बातें करते थे और अंदरूनी खबरें बताते थे कि मतलब जो कयासबाजी होती थी वो बताते थे कि इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं और अंदर की खबरें ये हैं, सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। अरविंद केजरीवाल ने एक राजनेता के तौर पे, विपक्ष के एक नेता के तौर पे जो बीजेपी की अंदरूनी राजनीति थी और जो अंदर की उठापटक थी उसको ला करके सड़क पर रख दिया और इसका नुकसान सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को हुआ। अब चिंता ये हो रही है बीजेपी को कि अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाते हैं तो अरविंद केजरीवाल अब पता नहीं आकर के क्या नया गुल खिलाएंगे, और चूंकि अरविंद केजरीवाल के रिश्ते चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से भी बहुत अच्छे हैं, यानी अरविंद केजरीवाल जाकर के इस समय एक बड़ी भूमिका नरेंद्र मोदी की सरकार गिराने के लिए कर सकते हैं, जो कि सीधी सीधी बातें अभी एक तरीके से कहा जाए राहुल गांधी या अखिलेश यादव या तेजस्वी यादव जो हैं वो अभी चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार से नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल फ्री होकर के जाके सीधे सीधे मुलाकात कर सकते हैं और उस पर जाकर के बात कर सकते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में लेकर के आने वाले नीतीश कुमार थे। जी, और ये बड़ी ब्रेकिंग खबर है कि थोड़ी देर में जमानत जो है वो शुरू, उस पर याचिका पे जो है ईडी की याचिका पे अभी शुरू होने वाला है और कल ही निचली अदालतें सुनवाई शुरू हो चुकी है और इस पर हम वहाँ की अब चर्चा करते हैं कि वहाँ आगे क्या क्या चल रहा है, ये हम आपको बताएंगे। हाई कोर्ट में ईडी जो है वो अरविंद केजरीवाल की जमानत खारिज कराने के लिए पहुंची है। कल ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने की जो वैकेशन बेंच है उसने अरविंद केजरीवाल को जमानत स्वीकार की थी समिता जी। तो हम इसी पे ये चर्चा कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये अब बेचैनी जो है वो मोदी जी की कुल मिलाकर के यही है बेचैनी कि अरविंद केजरीवाल निकल करके अब इस सरकार को गिराने के लिए क्या जो है वो चीज़ें कर सकते हैं। चूंकि राहुल गांधी ने भी जो फाइनेंशियल टाइम्स को जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने कहा कि मतलब एनडीए के बहुत से सांसद हमारे संपर्क में हैं, तो एनडीए के बहुत से सांसद संपर्क में हैं। राहुल गांधी ने ये तो कहा, लेकिन कौन कौन संपर्क में है ये कोई बात राहुल गांधी ने नहीं बताई। अरविंद केजरीवाल खुल करके ये भी बता सकते हैं कौन कौन संपर्क में है। और समिता जी, जो जिस एक तरह से कहा जाए पाठशाला से नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग आते हैं, उसी पाठशाला से चूंकि अरविंद केजरीवाल आते हैं और अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो अरविंद केजरीवाल
जो नरेंद्र मोदी राजनीति करते हैं उससे ज़्यादा तेज राजनीति उसी तरीके की अरविंद केजरीवाल करते हैं और कर सकते हैं। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को परेशानी यही हो रही है कि अरविंद केजरीवाल निकल करके आएंगे तो उसी पिच पर मात देंगे नरेंद्र मोदी को जिस पिच पर नरेंद्र मोदी खेलते हैं। तो कुल मिलाकर सुमित्रा जी, बीजेपी की परेशानी को समझा सकता है और बीजेपी की परेशानी की वजह से ही ईडी को भाग करके हाई कोर्ट की शरण में पहुंचना पड़ा है। तो सुनवाई अब शुरू हो चुकी है, वहां से जो खबरें आती हैं वो फिर हम अपने दर्शकों को बताएंगे सुमित्रा जी। जी बिल्कुल, अभी हाईकोर्ट में सुनवाई लंच के बाद फिर से शुरू हुई है और अब ईडी वहां पर क्या दलीलें देगी और किस तरह से वो जमानत कल जो मिली है उस पर अपनी बात रख पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही हमको ये भी देखना होगा कि क्या ईडी इस मामले पर अगर अपनी बात रख भी नहीं पाती तब भी क्या वो इस मामले को खींचने में सफल होती है या नहीं होती, क्योंकि ईडी अभी तक इस मामले को खींच ही रही है। और कल जो यहाँ पर कल जस्टिस न्याय बिंदु ने वो जो कहा था उस पर उन्होंने ये भी बोला कि ईडी केजरीवाल के उठाए कुछ मुद्दों पर चुप है, जैसे कि उनका नाम सीबीआई केस या ईसीआईआर या की एफआईआर में नहीं है और केजरीवाल के खिलाफ आरोप कुछ सह आरोपियों के बयान के बाद आए हैं। और ये सब तो हम लोग इस पर कई बार पहले चर्चा कर चुके हैं कि कैसे मंगूटा रेड्डी और ये पी शरद रेड्डी इन लोगों के किस तरह से उनके पिता या बेटे को जमानत मिलने के नाम पर फिर उन्होंने ये बयान दिया। केवल 7-8 लोगों ने अरविंद केजरीवाल का नाम लिया और उसके बाद केजरीवाल के खिलाफ उनको जांच जो है वो शुरू की गई। और ये भी एक बड़ा फैक्ट है, अदालत ने कल ये इसको रेखांकित किया था कि केजरीवाल को अदालत ने तलब नहीं किया, फिर भी वे अभी चल रही जांच के बहाने ईडी के कहने पर न्यायिक हिरासत में है। ईडी यह स्पष्ट करने में विफल रहा है कि पूरी धनराशि का पता लगाने के लिए उसे कितना समय चाहिए, यानी जो 2 साल का वक्त हो गया है और ईडी अभी तक नहीं कुछ मनी ट्रेल बता पाया और अभी भी ये नहीं बता पा रहा कि उसको कितना वक्त चाहिए सारी चीजों को सामने रखने में। और ये भी ध्यान दिलाया कि ईडी इस बारे में चुप है कि अपराध की आय का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में कैसे किया है, जबकि लगभग 2 साल बाद भी इस पूरे अमाउंट का बड़ा हिस्सा पता लगाना बाकी है। और इसकी भी संभावना है कि केजरीवाल के कुछ परिचित लोग किसी अपराध में शामिल हों या अपराध में शामिल किसी तीसरे व्यक्ति को जानते हों, लेकिन ईडी अपराध की आय के संबंध में उनके खिलाफ कोई जाहिर सबूत नहीं दे सकी है। ये सारी बातें मतलब जो हम लोग पहले 21 मार्च से जिन बातों पर हम लोग लगातार बोलते आए हैं, कल अदालत ने उसी मामले पर यानी उन्हीं बिंदुओं को लेकर ही जो जमानत दी है। लेकिन एएसजी राजू जो है इस जमानत से उनको बड़ी परेशानी लग रही है या उनके जो बॉस है शायद उन लोगों को परेशानी लग रही होगी, तभी ये सब चल रहा है। अमलेंदु जी, आपके पास कोई ताजा जानकारी अभी जो कोर्ट में अगर सुनवाई शुरू हुई है तो क्या कहेंगे, अभी क्या चल रहा है वहां पे? जी, एक तो ये है कि सविता जी की अब एएसजी जो राजू हैं वो एक तरीके से कहा जाए कि वो जो ट्रायल कोर्ट है उसको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इस तरीके से समझा सकता है। क्योंकि वो कह रहे हैं, उन्होंने पहले पढ़ा है उसका कोर्ट का आदेश जो है, फिर कहा कि जो ऑब्जर्वेशन था ट्रायल कोर्ट का कि ईडी जो है वो डायरेक्ट एविडेंस केजरीवाल के खिलाफ बताने में विफल रही है। तो उन्होंने कहा कि ये स्टेटमेंट जो है गलत है। हमने मंगूटा रेड्डी का स्टेटमेंट पढ़ा, फिर कहते हैं कि वो आप मेरे खिलाफ आदेश तो दे सकते हैं लेकिन आप मेरे बारे में कोई गलत चीज़ जो है वो ऑर्डर में नहीं कह सकते। यानी एक तरीके से ट्रायल कोर्ट को धमकाने की कोशिश जो है वो एएसजी राजू साहब कर रहे हैं कि वो मतलब आप मेरे खिलाफ आदेश दे सकते हैं, दे दीजिए आदेश, लेकिन आप मेरे बारे में कोई गलत बात जो है वो नहीं कह सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आप फेल हो गए, आप एजेंसी थे, आप फेल हो गए और आपने कुछ काम नहीं किया, ये कहा। फिर वो कह रहे हैं कि उनका जवाब जो है वो रिकॉर्ड पे था तो और जज कहते हैं कि मैं इसे नहीं पढ़ूंगा। फिर कहा कि ईडी ने इस पर ध्यान नहीं दिया, ये किस तरीके का आदेश है, मैं हैरान हूँ। यानी वो हैरान हो रहे हैं एएसजी राजू साहब कि जो जज हैं ट्रायल कोर्ट के, उन्होंने किस तरीके का आदेश दे दिया। फिर कहते हैं कि साहब ये डायरेक्ट एविडेंस जो है वो केजरीवाल के खिलाफ है और हमने इसको जो है वो हर उस व्यक्ति से जो मुख्यमंत्री मिला उसको लेकर के हमने कहा कि केजरीवाल ने जो है वो बताया था कि 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो प्रोसीडिंग्स ऑफ क्राइम इज जो है रिकॉग्नाइज, यानी जो अपराध की प्रोसीडिंग्स हैं उसको जो है वो पहचान दिया गया है, ये कहना है एएसजी राजू साहब का। अब ये बातें अगर उन्होंने कही थी लोअर कोर्ट में तो लोअर कोर्ट ने इसका मतलब उनकी इन बातों को खारिज कर दिया, तो यहाँ हाई कोर्ट में उन बातों को बताने का क्या मकसद है? एक तरफ तो आप आ रहे हैं कि साहब आपकी बात सुनी नहीं गई, ये कहने के लिए अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो आप यहाँ की यही बात कीजिए साहब मेरी बात नहीं सुनी गई। अब जब हाई कोर्ट कहेगी ठीक है आप अपनी बात सुना दीजिए तो अपनी बात सुनाइए, वरना अगर आपकी बात सुन ली गई है
तो फिर आपको दूसरी याचिका लेकर के आना चाहिए था। मुझे लगता है समिता जी इसको याचिका को खारिज किया जाएगा, शायद ऐसा हो सकता है हाईकोर्ट इस याचिका को खारिज करे और कहे कि अगर आपको कोई याचिका दाखिल करनी है इस जजमेंट के खिलाफ तो आप नई याचिका लेकर के आइए, ऐसा भी हो सकता है समिता जी। जी बिल्कुल, अभी जो है पलड़ा फिर से अरविंद केजरीवाल का ही भारी दिखाई दे रहा है। और अमलिंदु जी, यहाँ ईडी ने जिस तरह से अपनी दलीलें जो रखी हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कोई छात्र है और उसको कम नंबर आने पर, मतलब अगर वो पढ़ नहीं रहा है और उसके कम नंबर आ रहे हैं, तो वो और टीचर को वो ये धमका रहा है कि ठीक है आप मेरे नंबर भले कम कर दीजिए पर आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैंने पढ़ाई नहीं किया। मतलब ये इसी तरह के तर्क जो है वो ईडी दे रहा है कि आप बिल्कुल आप मुझे ये मत बोलिए कि मैंने पढ़ाई नहीं की है। और एएसजी राजू ने अभी ये जो आपने बताया मंगूटा रेड्डी का, और वो बता रहे हैं कि उनके अरविंद केजरीवाल से डायरेक्ट लिंक है और ये सब बातें साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि ही हैड अ रोल इन द डिमांड ऑफ 100 करोड़, मतलब वो यहाँ पर फिर से वही 100 करोड़ वाला वही बात बोल रहे हैं जो उन्होंने कल बोली होंगी राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिस पर राउज एवेन्यू कोर्ट में ये कहा गया था कि आप पैसे की बात तो कर रहे हैं लेकिन पैसा कहाँ है, किसने लिया, किसको दिया, इन सब बातों के सबूत भी तो दीजिए। आप केवल बातें बोल रहे हैं लेकिन सबूत नहीं आ रहे हैं। तो अमलिंदु जी, यहाँ पर ये ईडी, आपको क्या लगता है कि हाई कोर्ट में तो ठीक है, या तो ये हो सकता है कि वो फ्रेश फिर से कोई अपील दायर करे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, या अगर हाई कोर्ट से भी अगर ईडी को निराशा मिलती है तो आपको क्या लगता है फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्योंकि अभी इतने आसानी से ईडी भी अपने हथियार डालते हुए दिख नहीं रहे अमलिंदु जी। हाँ देखिए समझता जी, ये अगर यहाँ से इनको मतलब एक तरह से कहा जाए कि वो झटका लगता है अगर हाई कोर्ट से भी, तो हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद ये जा सकते हैं निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से फिर और बड़ा झटका लगेगा शर्मिष्ठा जी, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चली है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की दलीलें रखी थी और जिस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि सवालों के अंदर सवाल जो थे वो माननीय उच्चतम न्यायालय ने ईडी से पूछे थे और फिर वहाँ जाकर के एएसजी राजू थे वो उनको कहना पड़ा था आई एम टोटली हैंडीकैप्ड। तो ये सारी जो ये दलीलें दी जा रही हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में दलीलें दी जा चुकी हैं जो यहाँ वो दे रहे हैं एएसजी राजू, और इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था, ये समझा सकता है। हालांकि उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने दलीलें खारिज नहीं की थी, ये कहा है उन्होंने एएसजी राजू ने जब लंच से पहले सुनवाई हो रही थी कि उन्होंने हमारी दलीलें जो थी वो खारिज नहीं की थी और हाई कोर्ट का आदेश भी उन्होंने निरस्त नहीं किया। लेकिन हम लोग मालूम है, हम लोगों ने उसकी लगातार जो थी वो रिपोर्टिंग की थी लाइव कि क्या क्या चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इसको लेकर के सवाल उठाए थे एएसजी राजू से। तो और एएसजी राजू को कहना पड़ा था कि आई एम टोटली हैंडीकैप्ड, यही उनके मुझे शब्द अच्छे तरीके से याद है कि एएसजी राजू ने ये कहा था। तो कुल मिला के समिता जी लगता ये है कि हाई कोर्ट से शायद झटका खाने के बाद ईडी को जो है फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट अगर जाएंगे तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई बड़ा आदेश इसमें दे दे और फिर ये कहे, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान लगातार सवाल उठाए थे कि भाई इसमें ये बताइए मनी ट्रेल कहाँ है, आप एजेंसी हैं। आपने आदेश में भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरिम बेल का आदेश दिया था उसमें भी कि भाई आप जो है लगातार आप इस पर कर रहे हैं, 2 साल से आप जांच इसकी कर रहे हैं, और ये शर्मनाक स्थिति है एक जांच एजेंसी के लिए कि 2 वर्ष तक आप जो है कोई मनी ट्रेल इसमें नहीं पकड़ पाए हो, एक भी पैसे की रिकवरी नहीं हुई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो अगर ये मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट अगर समित्रा जी, तो निश्चित तौर पे वहाँ से बहुत तगड़ी फटकार जो है फिर ईडी को लग सकती है, क्योंकि अब मौसम काफ़ी बदल गया है देश के अंदर, और इस बात को समझना चाहिए ईडी महोदय को भी और मोदी जी को भी ये समझना चाहिए और बीजेपी को भी समझना चाहिए कि देश में मौसम बदल चुका है और जनादेश जो है उसका ठीक है आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनादेश जो अपनी जगह पर है तो बहुत सी चीज़ें बदली हैं। तो राजनीतिक प्रतिशोध की वजह से अब कार्रवाइयाँ जो है बंद होनी चाहिए, चूँकि अब जनादेश दूसरी तरीके का आ चुका है, और अगर ये प्रतिशोध की भावना जारी रहती है और इसी तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध की तरह से जो अगर कार्रवाइयाँ होती रहेंगी तो फिर ये चीज़ें फिर बीजेपी के लिए दिक्कत पड़ सकती हैं, क्योंकि सरकार का कोई भरोसा नहीं है, आज गिर जाए, कल गिर जाए, परसों गिर जाए, 6 महीने में गिर जाए, मोदी जी खुद गिरा दें, दूसरा कोई गिरा दे, एनडीए में टूट फूट हो जाए। चूँकि अभी तक खबर ये आ रही है कि जो स्पीकर पद के लिए राजनाथ सिंह ने 2 बार बैठकें बुलाई, उसमें शायद टीडीपी के प्रतिनिधि नहीं पहुंचे। तो इस तरह की खबरें, तो अगर इस तरह की चीज़ें सब आ रही हैं तो ये लेकर के इस सरकार के जीवन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सवाल हैं। तो मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी को और ख़ासतौर से मोदी जी को अपनी कार्यप्रणाली जो है उस पर थोड़ा विचार मंथन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जनादेश जो है वो जिस तरीके का आया है उसमें अब इस तरीके की चीज़ें चल नहीं पाएंगी समित्रा जी। बाकी अब देखते हैं कि ईडी साहब क्या करते हैं अदालत में। जी बिल्कुल, और अभी अदालत में जो सुनवाई चल रही है उसमें अदालत ने अब ये एएसजी राजू से कहा है हाई कोर्ट ने कि हमें ये समझ में आता है कि आपने 2-3 जो अपने तर्क रखे हैं उसमें एक ये है कि आपको पूरा अवसर नहीं मिला अपनी बात रखने का,
और दूसरा ये कि जो आप जो हाई कोर्ट के जजमेंट जो हैं वो आपके फाइंडिंग्स मतलब जो उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब जो अदालत ने, जो निचली अदालत ने जमानत दी है, हाई कोर्ट की जो जजमेंट है वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते हैं या उसके खिलाफ है पहले के जो हाई कोर्ट के जजमेंट हैं, ये ईडी का कहना है। और एएसजी ने यहाँ पे ये मतलब ये हाई कोर्ट का कहना था और एएसजी ने ये कहा कि देयर शुड बी अ फाइंडिंग दैट ही इज नॉट गिल्टी, मतलब ये वो बता रहे हैं कि ये उनको अगर निर्दोष हो, मतलब अगर वो निर्दोष होते तो उनको ये जमानत मिलती, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है और इससे अच्छा कोई उदाहरण या इससे अच्छा कोई केस नहीं होता जमानत को रद्द करने का। ये यहाँ पर ईडी जो है वो मतलब एएसजी राजू वो अपने तर्क रख रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि इस जमानत को किस तरह से रद्द होना ही चाहिए और ये बार बार जो है वो अपनी वही सारी दलीलें जो है वो पेश करेंगे ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके पास अभी भी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सबूत है, वो पुरानी बातें ही दोहरा रहे हैं। अमनिंदु जी, इस बीच आपने ये जो जिक्र किया कि मौसम बदल गया है, तो वाकई क्योंकि हमने ये देखा कि जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तब की मोदी सरकार और अब जो एनडीए सरकार है, दोनों में काफी फर्क हो गया है और हम लोगों को ये उम्मीद थी कि पोर्टफोलियो में कुछ फेरबदल होगा और हो सकता है ईडी सीबीआई इनके भी बॉसेस बदलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मतलब पॉलिटिकल बॉसेस। लेकिन अभी अमित शाह के पास ही है गृह मंत्रालय और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री जो मतलब निर्मला सीतारमण के पास ही है। जो जैसा चल रहा था पिछली सरकार में मंत्रालय उसी तरह से चल रहे हैं, लेकिन क्या सरकार अभी भी और सरकार के अधीन में एजेंसियां उसी तरह से काम कर पाएंगे? क्योंकि आप ही अभी जो बता रहे हैं कि राजनाथ सिंह के बुलावे पर जो टीडीपी के लोग नहीं पहुंचे, उधर अभी प्रोटेम स्पीकर की भी जो नियुक्ति हो गई है उसको लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस ने ही सवाल उठाए हैं कि भाई जिनको बनाया गया और उनसे भी पहले के जो सांसद हैं लेकिन उनको दलित होने के नाते ये नहीं बनाया गया, इस तरह की बातें अभी जो है उठाई जा रही हैं। यानी इंडिया गठबंधन अब किसी भी मामले पे चुप नहीं रहने वाला और आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल ही चुप रहने वालों में नहीं है। आपको क्या लगता है कि पहले जो अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी की अप्रोच थी और अभी भी अगर वो उसी अप्रोच को बरकरार रखेगी तो क्या वो अपना मतलब बेहतरी अपना वो पक्ष मजबूती से रख पाएगी या और कमजोर हो जाएगी? नहीं समझता, मुझे लगता है कि ईडी कमज़ोर होगी और ईडी को स्थिति जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अभी तो बहुत सारी मशीनरी पे कब्जा है मोदी जी का ही, तो अब ईडी अभी उसी तरीके से काम कर रही है। और जबकि कल का जो आदेश है जमानत का आदेश, उसमें ये कहा गया है कि ईडी जो है वो सीबीआई को डायरेक्ट नहीं कर सकती, मतलब सीबीआई को निर्देशित नहीं कर सकती ईडी। और यहाँ एक तरीके से अब तो वो तो कोर्ट को ही निर्देशित करने की कोशिश कर रहे हैं। एएसजी साहब जो है वो धमका रहे हैं एक तरीके से कि आप हमारे खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकते आदेश में कोई जो है। इस पे जो है समिता जी एक तरह से देखा जाए तो अब कोर्ट ने भी सवाल किया, कोर्ट ने भी कहा, मतलब हाई कोर्ट ने कहा कि उनकी समझ में ये आया है कि केवल दो तीन दलीलें दी हैं, मतलब एएसजी राजू की तरफ से दी गई हैं, यानी ईडी की तरफ से, कि आपको अवसर नहीं दिया गया और निष्कर्ष जो है वो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध थे। तो उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अगर कोई निष्कर्ष थे तो उच्च न्यायालय के निर्णय तो उसी समय रद्द हो गए कि जब वो सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच गया। चूंकि वो सुप्रीम कोर्ट में मामला प्रीजुडिस है तो अब हाई कोर्ट का आदेश की कोई वैधता इसलिए नहीं रह जाती क्योंकि मामला वो सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पे ना हाँ कहा है ना कहा है, सुप्रीम कोर्ट में अलग सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल दी और इंटरिम बेल में बहुत सारे सवाल ईडी के ऊपर उठाए, बहुत सारी बंदिशें थी वो अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी लगाई कि आप बाहर आकर के ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, ये सब भी लगाई, बहुत सारी चीज़ें कहीं। और ईडी के आदेश मतलब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला जमानत याचिका में दिया गया है कि उस आदेश में ये बातें कही गई। तो एक तरीके से कहा जाए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दलीलें जो हैं एएसजी साहब जो हैं वो हाई कोर्ट में दे रहे हैं। तो ये किस तरीके की वकालत है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन हो सकता है उनकी दलीलें ठीक हो, हाई कोर्ट उनकी दलीलें मान भी ले, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता चूंकि एक वकील का अपना अधिकार है कि वो क्या दलीलें दे और क्या दलीलें नहीं दे। लेकिन एक सामान्य नागरिक के तौर पर और एक पत्रकार के नाते मुझको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बारे में कोई दलील हाई कोर्ट में नहीं दी जा सकती कि साहब वहाँ जो थी वो आदेश गलत था सुप्रीम कोर्ट का या वहाँ सुप्रीम कोर्ट में बातें नहीं सुनी गई। मुझे लगता है कि शायद एएसजी राजू सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जो उद्धृत किया गया है जमानत के आदेश में उसके विरुद्ध जो बातें कर रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर कोई सवाल उठा रहे हैं, मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ सर मित्रा जी। जी बिल्कुल, और यहाँ पर एएसजी राजू ने बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के जो जमानत देते हुए जो बातें कही थी उससे अलग ही एक बात वो कह रहे हैं। और अभी उन्होंने फिर अमनिंदु जी वही बात उठाई है कोर्ट में कि अरविंद केजरीवाल को मतलब उन्होंने ये बोला है कि कोई अगर मिनिस्टर है या सीएम है तो केवल इस आधार पर आपको बेल नहीं दी जा सकती। यानी देखिए यहाँ पर वो सारे ग्राउंड को खारिज करते हुए केवल ये बता रहे हैं कि अदालत ने उनको बेल इसलिए दी क्योंकि वो
सीएम है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इसीलिए बेल दी थी क्योंकि वो एक पार्टी के मुखिया और चुनाव में उनकी जरूरत थी, इसी आधार पर तो बेल मिली थी। और अब यहाँ पे एसजी राजू इसको ये बोल रहे हैं कि ये कोई उसका आधार नहीं हो सकता, हमको ग्रेविटी ऑफ अलीज्ड ऑफेंस इज रिक्वायर्ड टू बी लुक्ड इनटू, यानी अपराध की गंभीरता को भी हमको देखना होगा, ये बात वो बोल रहे हैं। और ठीक है कि अपराध की गंभीरता अगर बहुत बड़ा कोई लेन देन 100 करोड़ की जैसे बात बोल रही है तो ठीक है आप बताइए तो, लेकिन कि कहां पर है मनी ट्रेल। और अमलेंदु जी, अब हम लोग ने जब ये देखा था, जब मनी ट्रेल की बात आतिशी ने उठाई थी, आम आदमी पार्टी के लोगों ने उठाई थी, तो उन्होंने ये दिखा दिया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड वाला मामला जो था और मनी ट्रेल कहां पहुंच रहा है, उसमें बीजेपी किस तरह से फंस रही है। और फिर जब ईडी ने आम आदमी पार्टी को एक आरोपी बनाया था, तब भी आपने ये कहा था कि अब तो बीजेपी को भी फिर इस तरह से आरोपी बनाया जा सकता है क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है उसका पैसा भी तो उसके पास गया। आपको क्या लगता है, अगर बीजेपी इस मामले को ज्यादा खींचती है या ईडी इस मामले को, यानी बीजेपी के राज में ईडी अगर इस मामले को ज्यादा खींचती है तो कहीं ना कहीं ये उसके लिए उल्टा साबित हो जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा खींचेगी हो सकता है फिर आखिर में जाकर पता चला कि वो अपने को ही फंसाने के पूरे इंतजाम कर रही है बीजेपी। देखिए समिता जी, चूंकि एक तो ये है कि जो आम आदमी पार्टी को, पूरी पार्टी को जो बनाया गया है आरोपी, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने ही सवाल उठाते हुए क्वेश्चन किया था कि भाई ये तो आप बड़ी खतरनाक चीज़ की तरफ ले आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में तो सारी राजनीतिक दल जो फंस जाएंगे जिन्होंने चंदा दिया है, तो उनके सब हो जाएंगे मुखिया। यानी एक तरीके से मोदी जी को, नड्डा जी को फंसाने की तैयारी ईडी ने कर लिया। मुझे नहीं मालूम है कि ईडी के अंदर कोई बैठा हुआ व्यक्ति जो है वो मोदी जी के खिलाफ और नड्डा जी के खिलाफ कोई साजिश रच रहा है कि किस तरीके से वो फंस जाएं और इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड की भी जाँच होनी है समिता जी, सुप्रीम कोर्ट ही इसकी जाँच कराएगा। याचिका ऑलरेडी वहाँ पेंडिंग है, उसको लेकर के उस पर सुनवाई होनी है। जैसे ही न्यायालय अवकाश से लौटेगा तो उस पर याचिका पर सुनवाई होगी वहाँ। तो ये कुल मिला के जिस तरह की चीज़ें की हैं, तो उससे ईडी की कार्रवाई क्या है ये समझ में नहीं आता है। तो अब जो एक तो ये कि अभिषेक मनु सिंह भी जो है वो कार्रवाई में शामिल होना चाहते हैं लेकिन वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो कोर्ट ने बताया कि चूंकि 1000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस समय लाइव उसमें जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो कुछ टेक्निकल दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। बहरहाल ये अपनी वहाँ की टेक्निकल दिक्कतें हैं जो कोर्ट की, वहाँ की भी हम बीच बीच में चर्चा करते चले आ रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। एएसजी राजू जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई थी उनको अब बता रहे हैं कि केजरीवाल को अंतिम जवाब देते हुए बता रहे हैं कि क्योंकि वो कह रहे थे कि चुनाव होने हैं इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें क्लीन चिट नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कि टिप्पणियों को गुरदोष के आधार पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं मानना चाहिए, फिर भी ट्रायल कोर्ट ने ऐसा किया। उनका कहना एएसजी राजू का ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की जो है गलत व्याख्या एक तरीके से ट्रायल कोर्ट ने की है, ये एएसजी राजू का कहना है। अब ये माननीय उच्च न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि वो एएसजी साहब की दलीलें उनको कितना मानते हैं कितना नहीं मानते हैं। बहरहाल कुल मिला के मुझे लगता है कि पहला तो प्रश्न जो है वो यही होना चाहिए कि किस तरीके से जो याचिका दायर की है ईडी ने उसकी वैधता क्या है, वो किन ग्राउंड्स के आधार पर याचिका लेकर के आई। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आपके पास कोई आदेश नहीं था तो आप किस आधार पर चले आए हैं और फिर आप आकर के यहाँ बात कर रहे हैं कुल मिलाकर के। यानी प्रोसीडिंग का मामला जो है समिता जी, ये निश्चित तौर पर हो सकता है और शायद हो सकता है अभिषेक मनु सिंह भी जब ज्वाइन करें तो वहाँ भी ये बात आए कि किस तरीके से ये मामला किया गया है और किस तरीके से ईडी को जो था वो ये याचिका दायर नहीं करनी चाहिए थी समिता जी। जी बिल्कुल, ईडी ने याचिका तो दायर कर दी और उसके कारण भी समझ में आ रहे हैं, क्योंकि ये उम्मीद, जैसे मैंने अभी कहा, कि बीजेपी को बिल्कुल ये नहीं लगा होगा उसे कि अभी राउज एवेन्यू कोर्ट से इस तरह से जमानत मिल जाएगी। उसने ये सोचा होगा कि 2 जून को अरविंद केजरीवाल जेल चले गए हैं तो अब वो लंबा वहां पर रहेंगे, लेकिन कल जो उनको जमानत मिल गई उसके बाद से फिर से एकदम माहौल जो है वो बदल गया। और अभी आपने जैसा बताया अमलेंदु जी की 1000 लोग कोर्ट की प्रोसीडिंग से जुड़े हुए, मतलब अभी आप ये देखिए कि ये मामला कितना हाई प्रोफाइल है। मतलब ठीक है, अरविंद केजरीवाल एक दिल्ली के मुखिया, मतलब मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन अदालत के इस मामले पर अगर 1000 लोग एक बार में जुड़े हुए हैं और उस सुनवाई को ध्यान से सुन रहे हैं, इसका मतलब है कि ये सारी बातें कहीं ना कहीं आगे पॉलिटिकली इम्पैक्ट करने वाली हैं। अमरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि जब से मोदी शाह, मतलब हम लोगों ने बहुत पहले बार बार इस बात पर चर्चा की है कि ईडी और सीबीआई को किस तरह से पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए या उस तरह से राजनीतिक बदले के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। विपक्ष भी इस बात पर आरोप लगाता रहा है, राहुल गांधी इस बात को कई बार बोल चुके हैं। उन्होंने तो ये कहा भी है कि हम, मतलब अभी तक उनका डर था लेकिन अब डर नहीं है, ये भी बात उन्होंने बता दी है। लेकिन ये जो पूरा चल रहा है,
अब क्या इसी तरह से बीजेपी आगे भी काम कर पाएगी? क्या उसे अभी भी ये बात समझ में नहीं आई है कि अब जो है वो डर का माहौल जो है वो खत्म हो गया है? क्योंकि जिस तरीके से अभी भी ये काम हो रहे हैं कि ईडी अभी भी दबाव की राजनीति, अगर तब तक बीजेपी इस तरह की राजनीति कर पाएगी, क्योंकि उसे अभी आगे विधानसभा चुनाव में भी जाना है, लोकसभा चुनाव का हश्र उसने देख लिया है, और जिस तरह से उत्तर भारत में बीजेपी की सीटें कम हुई हैं, क्या उसके बाद बीजेपी इस बात से सबक नहीं ले पा रही है अमरेंदु जी, कि अब उसको ये जांच एजेंसियों को, संवैधानिक संस्थाओं को उनके हिसाब से काम करने देना चाहिए और राजनीति को इससे अलग रखना चाहिए? देखिए समिता जी, जितना दुरुपयोग पिछले 10 वर्षों में किया है संवैधानिक संस्थाओं का, जांच एजेंसियों का भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये हमें कोई आशा नहीं करनी चाहिए कि वो इस अपनी हार से और जनादेश से कोई सबक लेंगे। चूँकि अगर वो इससे सबक ले लेंगे तो बीजेपी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि बीजेपी टिकी ही जो है वो इसी तरीके की, एक तरह से कहा जाए संवैधानिक कृत्य उसके जो हैं उसकी वजह से टिकी हुई है। और ये साफ आरोप लगे हैं, विपक्ष ने आरोप लगाए हैं, इंडिया गठबंधन ने आरोप लगाए हैं। हम लोगों ने देखा कि जिस समय मतगणना हो रही थी उस समय किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने आरोप लगाए, कहाँ कहाँ सीटों पर क्या क्या गड़बड़ी चल रही है। चुनाव आयोग में भी मामला पहुँचा है ईवीएम की जाँच के लिए कि 8 जो है लोकसभा क्षेत्र हैं उनमें जाँच कराई जाए ईवीएम की, ये मामला पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से जीत करके आई है भारतीय जनता पार्टी, क्या मतलब एनडीए जो जिसकी सरकार बनी है, उसके बाद बीजेपी की कोशिश ये है कि किसी तरीके से अपने दम पे 272 सीटें पूरी कर ली जाएं, और उसके लिए तोड़फोड़ की जाहिर बात है बिना उसके नहीं होगा। लेकिन चूंकि विपक्ष इतना मजबूत है और तोड़फोड़ की संभावनाएं नहीं हैं, तो ये कुछ और उसके रास्ते अपना सकते हैं। तो ये कुल मिलाकर के जो जिसका प्रयोग कर रहे थे, ये जिस तरीके से ईडी और सीबीआई का जो सारा प्रयोग हो रहा है, मुझे लगता है कि इस पर शायद अब बीजेपी को विचार करने की आवश्यकता है। और अगर इस पर विचार नहीं करते हैं तो ये बीजेपी के लिए बूमरैंग करेगा और ये चीज़ें पलट करके सब बीजेपी की तरफ ही आएंगी। क्योंकि जैसे मैंने पहले एक ऑफर कह रहा हूँ कि ये सरकार का कोई जो है वो किसी भी तरीके से कोई भरोसा नहीं है कि ये कितने दिन चलेगा, मतलब ये सरकार चलेगी और कितने दिन ये मतलब मोदी जी जो प्रधानमंत्री रह पाएंगे, इसका अभी कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। और ये मोदी जी को अगर भरोसा हो तो बात अलग है, मोदी जी का भरोसा क्या है। अब आप देखिए कि नीतीश कुमार, हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी, नीतीश कुमार जो हैं वो नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में उनको समझा रहे हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय का काम यूपीए सरकार में, कांग्रेस सरकार में किस तरीके से हुआ, ये भी बता रहे हैं कि इतिहास जानना बहुत जरूरी है। यानी मोदी जी आप इतिहास के बारे में अनभिज्ञ हैं, आपको कुछ अता पता नहीं है, आपको कुछ भी जानकारी नहीं है, ये एक तरीके से कहा है नीतीश कुमार ने मोदी जी के मुंह पे कह दिया, और मोदी जी हाथ मलते रहे और उनका चेहरा देखने लायक था मोदी जी का। तो जिस तरीके की राजनीति में परिस्थितियां पैदा हो रही हैं वो एक तरीके से कहा जाए वो सब ठीक है। अब एएसजी कह रहे हैं कि एक जज ये मानता है कि मैंने कागजात नहीं पढ़े हैं और मैं जमानत दे रहा हूं, इससे बड़ी और कोई विकृति नहीं हो सकती, यह आदेश केवल इसी निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए। इस पर कोर्ट ने कहा कि मिस्टर राजू, आप की दलीलें मुख्य याचिका पर हैं या स्थगन आदेश पर हैं। अब सवाल जो है वो अदालत ने पूछा कि आप यहाँ जो दलीलें दे रहे हैं वो आप स्थगन आदेश पे दे रहे हैं या आप जो मुख्य याचिका है उस पर दलील दे रहे हैं। तो एसजी राजू कहते हैं कि भाई स्थगन आदेश पे जो है मेरी वो आवेदन है उस पर है, यानी जो याचिका दायर की है उस पर उनके तर्क हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या सवाल जो पूछे जाते हैं अदालत की तरफ से। समिता जी बिल्कुल, और इसके पहले एसजी राजू ने ये भी अपनी दलील रखी कि जो हमारा केस है उसमें अरविंद केजरीवाल को हम मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी मानते हैं दो तरह से, इन टू कैपेसिटीज वो बोल रहे हैं। एक तो कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मतलब उन्होंने खुद 100 करोड़ रुपए की डिमांड की और जो उनकी पॉलिसी, मतलब शराब पॉलिसी का हिस्सा है, और उसमें उन्होंने 100 करोड़ रुपए की डिमांड की और उसमें ये पूरे क्राइम का वो बता रहे हैं। और दूसरा उन्होंने ये बताया कि वो जिम्मेदार हैं क्योंकि आप जो है, यानी आम आदमी पार्टी इज गिल्टी ऑफ ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। यहाँ पर एएसजी ने अपने जो तर्क रखे हैं कि वो अरविंद केजरीवाल को दो तरह से दोषी मान रही है। एक तो वो कि खुद उन्होंने अपने पर्सनल कैपेसिटी में, यानी वो मुख्यमंत्री हैं और शराब नीति मतलब इसमें उन्होंने 100 करोड़ की डिमांड की, और दूसरा उन्होंने आम आदमी पार्टी के वो मुखिया हैं और आम आदमी पार्टी भी इसमें गिल्टी है। यानी अभी वो आरोपी भी नहीं बोल रहे हैं, ये एएसजी सीधे सीधे गिल्टी इनको बोल रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोला एएसजी ने कि आपने इस फंड को गोवा में, मतलब इलेक्शन कैंपेन में यूज किया, और ये भी उन्होंने बताया कि आप जो है वो, हम इसको आरोपी बता रहे हैं क्योंकि वो सेक्शन पीएमएलए के सेक्शन 70 के तहत हमने इसको आरोपी बताया था। ये जो है वो अभी एएसजी ने ये तर्क दिया है। अमरेंदु जी, यहाँ पर ये जो फिर से वही सारी बातें जो रख रहे हैं एएसजी राजू, मतलब सबूत एक भी नहीं दिए, लेकिन अभी वो दो तरह से अरविंद केजरीवाल को दोषी ठहरा रहे हैं।
उनकी ये दलीलें कहाँ तक टिक पाएंगी, जबकि अब जो है अदालत उनसे ये पूछ रहा है कि भाई आप मौखिक याचिका आपका वो उस पर आप वो बात कर रहे हैं या आप स्थगन आदेश पर आप बात करना चाहते हैं, आप चाहते क्या है, ये अभी तक हाईकोर्ट को क्लियर नहीं हुआ। कल की जो जमानत का जो वो पूरा क्या क्या शर्तें हैं ये ईडी के पास नहीं था अभी तक। ईडी ये बोल रहे हैं कि कल 7 घंटे हमने दलील पेश की लेकिन फिर भी हमको वक्त नहीं मिला। तो आखिर ईडी बताना क्या चाह रही, कहना क्या चाह रही है अमरेंदु जी? अब देखिए समिता जी, अदालत खुद पूछ रही है कि भाई लगभग 1.5 घंटे का समय आपने अदालत का बर्बाद कर दिया, एक तरीके से कहा जाए अदालत का कहना यही है। और हम अभी तक ये नहीं समझ पाए कि आप दलीलें या क्या पेश कर रहे हैं, मतलब किस केस में आप यहाँ पे आए हैं, स्थगन आदेश पे आए हैं, इस पे आए हैं कि आप जो महा सुनवाई आपकी हुई उसमें आप आए हैं, वहाँ आपको नहीं सुना गया। यानी इसका मतलब समिता जी ये मैं जो समझ पा रहा हूँ, अदालत का बीच में ये टोकने का तात्पर्य यह है कि अगर आप इसलिए आए हैं कि आपको नहीं सुना गया तो आप वहीं जाइए जहाँ सुनवाई चल रही थी, चूँकि सुनवाई यहाँ नहीं चल रही है, सुनवाई लोअर कोर्ट चल रही है तो आप सुनवाई को जाइए। और अगर आप इस पे स्टे के लिए आए हैं कि इसको रोक दिया, आपकी आवाज नहीं आ रही जी ये कहा है कि अगर आप यहाँ तर्क रखने के लिए आए हैं इस पे कि इनकी खारिज कर दिया जमानत तो आप यहाँ तर्क रखिए। और अगर आप इसके लिए आए हैं कि साहब आपको वहाँ नहीं सुना गया तो वो आपको लोअर कोर्ट में ही जाकर के देना होगा, चूंकि ये ट्रायल कोर्ट नहीं है। इस तरीके का आभास जो है समिता जी वो अदालत ने बीच में टोका जो है उससे लग रहा है। अब जो वो दलीलें दे रहे हैं एसजी राजू वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि इस तर्क पर विचार नहीं किया गया, पूरी तरीके से विचार नहीं किया गया। धारा 70 जो है पीएमएल एक्ट की बार उस पर लौट कर के आ रहे हैं, यानी कि वो धारा 70 अगर कोई कंपनी कोई अपराध करती है तो उसके डायरेक्टर उसमें इन्वॉल्व माने जाएंगे। धारा 70 एक तरीके से ये है। लेकिन यही दलील जो थी सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि पार्टी जो है वो कंपनी नहीं है और पीएमएलए एक्ट की जो धारा 70 है वो कंपनीज के लिए है, राजनीतिक दल के लिए नहीं है। और यही सवाल समिता जी सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी से पूछा था कि भाई अगर आप इसको लेकर के आ रहे हैं तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड में तो सारे राजनीतिक दल फंस जाएंगे, यानी कि बीजेपी भी फंस जाएगी। एक तरीके से इसको समझाया है। लेकिन मुझे लगता है कि ईडी ने शायद सुप्रीम कोर्ट की जो बातें थी उससे कोई सबक नहीं लिया है एसजी राजू साहब ने, और वो आकर के यहाँ फिर वही दलीलें पेश करने की एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उनका कहना है कि ईडी चुप नहीं है, आदेश में जो है वो चुप है, मतलब आदेश में बातें नहीं की गई हैं। और ईडी के छत से चिल्लाने के बावजूद ये सारी बातें, मतलब वो कह रहे हैं कि ईडी छत पर खड़े होकर चिल्ला रही थी, उसके बावजूद लोअर कोर्ट ने जो है उनकी बातें नहीं सुनी, ये उनका कहने का है। और फिर कह रहे हैं कि यदि अपराध आप द्वारा किया जाता है तो उसके आचरण के लिए जिम्मेदार व्यक्ति भी जो है वो प्रतिनिधित्व दायित्व के सिद्धांत के कारण जिम्मेदार होगा। यानी फिर वो धारा 70 की तरफ जो लौट कर जा रहे हैं, धारा 70 जो पीएमएलए एक्ट की है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद क्या जो हाई कोर्ट है वो उनकी इस दलील को मानता है कि नहीं मानता समिता जी, जो धारा 70 की बात बार यहाँ की जा रही है। अभी तो चूंकि एएसजी अपनी बातें रख रहे हैं, इसके बाद जो है जब रखे जाएंगे कि अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें रखी जाएंगी, वो क्या दलीलें रखते हैं उसके बाद फिर जो है वो मालूम आएगा। जी, अभी अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों का इंतजार है। और इस बीच एसजी राजू ने ये जो कहा है कि अगर आपने ये कोई ऑफेंस किया है तो फिर उसका कंसेंट और वो कन्वीनियंस जो है वो केजरीवाल से जुड़ता है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि आप अगर कुछ भी करने के लिए जिम्मेदार है तो उसके लिए वो सीधे सीधे जिम्मेदार ठहरा रहे हैं केजरीवाल को। तो बेशक अगर आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं केजरीवाल तो उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही है, लेकिन इस तरह के ऑफेंसेस में अगर जिसका आरोप लगाए जा रहे हैं अमरेंदु जी, क्या अदालत में भी, क्योंकि एक नैतिक जिम्मेदारी होना एक बात होती है, लेकिन कानूनी तौर पर क्या अरविंद केजरीवाल को, मतलब या तो ईडी सबूत पेश करे कि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में किस तरह से 100 करोड़ रुपए का लेन देन किया और उसका इस्तेमाल किया, या तो वो उस बात को पेश करे और ये बताए कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कहाँ पे सबूत उठते हैं। और लेकिन अभी भी आपने ये जो बात बोली कि पीएमएलए का जो सेक्शन 70 है जो ये किसी कंपनी पे लागू होता है, लेकिन यहाँ पर उसको लागू किया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर। यानी ईडी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बात कर रहे हैं। अमरेंदु जी, क्या ये उल्टी धारा बहाई जा रही है राजनीति में भी और कानून के उसमें भी कि सुप्रीम कोर्ट की जो दलील, मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अगर दलीलें देकर हाई कोर्ट में और जीत, मतलब ईडी जो है वो जमानत को रद्द करवाने की कोशिश करती है और मान लीजिए इसमें अगर ईडी को सफलता मिलती है तो क्या ये कानून के नजरिए से भी एक बड़ा सेटबैक नहीं होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने वाली बात नहीं होगी? देखिए समिता जी, अब ये माननीय उच्च न्यायालय जो है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो इसको किस तरीके से लेता है एसजी राजू की दलीलों को। सॉरी,
चूंकि एएसजी राजू जो दलीलें दे रहे हैं वो निश्चित तौर पे, जैसा आपने कहा और मैंने भी कहा, कि ये जो दलीलें दे रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ, मतलब आप जाकर हाई कोर्ट में दलीलें दे रहे हैं, एक तरीके से ये कहा जाए। चूंकि जो सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग्स थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुना पूरे केस को, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियाँ की थी, उसमें साफ साफ एक तरीके से ईडी से बहुत ज़्यादा सवाल किए थे और सब कुछ पूछा था कि धारा में क्या है और क्या है, धारा 45 में क्या होगा, धारा 70 में क्या होगा, धारा 50 PMLA एक्ट जो है उसको क्या है। इस पर तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट में लंबी बहस चली थी और कई दिन बहस चली थी संबिता जी। वहाँ सारी बातें हो चुकी थी और उसी जो बातें वहाँ हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसी का हवाला देते हुए जो लोअर कोर्ट की वैकेशन बेंच थी, उस एकल बेंच थी, उसने अपना फैसला दिया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उसमें हवाला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या उसमें बातें कही थी। यहाँ एक तरीके से एएसजी राजू जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तो मतलब एक तरीके का धज्जियाँ उड़ा ही रहे हैं एक तरीके से, और यहाँ आकर के जो कह रहे हैं कि साहब मुझे वहाँ नहीं सुना गया, मतलब ये बड़ी अजीब तरीके की दलील है कि मुझे वहाँ नहीं सुना गया तो इसलिए यहाँ सुन लीजिए। भाई वहाँ आपको नहीं सुना गया तो आप वहाँ जाके अपनी बात कहिए ना। आप तो यहाँ या तो उस आदेश के खिलाफ ये कहिए कि साहब ये आदेश इस तरीके से गलत है और इसमें मेरे ये दलील है, ये आदेश इस आधार पर गलत है। आप इस आधार पर नहीं आ सकते साहब मुझको वहाँ नहीं सुना गया। आप तो आपके सामने आदेश है, तो आदेश में क्या कमियां, वो कमियां बताइए। तो आदेश की कमियां नहीं बताई जा रही हैं, ये बताया जा रहा है कि मुझको वहाँ नहीं सुना गया और मुझको वहाँ ये कहना था। तो कुल मिलाकर के जो प्रोसीडिंग का मसला है समिता जी, यहाँ तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि ये प्रोसीडिंग क्यों हो रही है। अदालत ने सवाल भी उठाया कि भाई आप यहाँ आए हैं तो आप बताइए आप किस मामले में आए हैं यहाँ, मतलब लोअर कोर्ट में आपको कहना था वो उसके लिए आए हैं या आप इस पर स्थगन आदेश लेकर जो आपकी याचिका है उस पर आए, तब वो कहते हैं कि स्थगन आदेश है। लेकिन दलीलें जो हैं वो वही दे रहे हैं कि मुझको वहाँ हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट में ये कहना था और मुझको लोअर कोर्ट ने ये दलीलें नहीं सुनी। ये जो है वो तर्क देते हुए नजर आ रहे हैं एएसजी राजू। और अभी एएसजी ने और भी ये तर्क दिया है कि देयर आर स्टेटमेंट ऑफ विटनेसेस रिकॉर्डेड बिफोर मजिस्ट्रेट, मतलब वहां पर ये उन्होंने ये बताया कि जो गवाहों के बयान है वो मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज हुए हैं और ईडी जो है वो प्रेशर डाल सकता है पर उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे। फिर वो ये भी बोल रहे हैं कि क्रेडिबिलिटी यानी जो विश्वसनीयता है या भरोसा है वो इस मतलब इट्स नॉट एन इशू टू बी कंसिडर्ड एट द स्टेज ऑफ बेल, मतलब जमानत की स्थिति में वो उस पर क्रेडिबिलिटी पर वो बात नहीं हो सकती। इट हैज टू बी कंसिडर्ड एट स्टेज ऑफ ट्रायल, मतलब यहाँ वो ट्रायल की बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पर वो ट्रायल जो है वो चलता रहना चाहिए और बेल नहीं मिलनी चाहिए। और वो ये भी बोल रहे हैं कि एट स्टेज ऑफ बेल इवन मतलब 161 स्टेटमेंट्स आर लुक्ड एट, कि जब उनको जमानत का जो उनकी जो स्थिति थी उसमें वो 161 स्टेटमेंट्स जो बयान जो है वो उस पर उनको देखा गया। और ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो PMLA के सेक्शन 50 के तहत जो है वो एक सबूत के तौर पर दर्ज हुए हैं। और ये केवल स्टेटमेंट नहीं है जो जिनके ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं, बल्कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है। अब अमरेंदु जी ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की भी बात कर रहे हैं, वो स्टेटमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, तो वो दिखा क्यों नहीं रहे हैं। और अभी तक यानी 2 साल का वक्त हो गया, इतना सब कुछ है ईडी के पास, तो आखिर वो दोषियों की शिनाख्त क्यों नहीं कर पा रही है। मतलब आरोपी चल रहा है, आप क्यों नहीं बता पा रहे कि ये लोग किस तरह से दोषी हैं। मतलब अदालत को ये कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोषी ठहराने या ना ठहराने का काम तो अदालत का है। ईडी तो उनको आरोपी ही बनाएगी, लेकिन ईडी ऐसे कौन से सबूत जिनकी वो बात कर रही है लेकिन वो पेश क्यों नहीं कर पा रही है। अमरेंदु जी देखिए समिता जी, एक तो अदालत ने उनसे अभी पूछ लिया कि भाई ये बताइए कि आपके मतलब बहस खत्म हो गई या आप इसको अभी और अपनी बहस को आज जारी रखेंगे। तो फिर एएसजी ने कहा कि नहीं, आपके माननीय सदस्य मतलब जो बेंच के जज साहिबान हैं उन्होंने पूरे तथ्य नहीं देखे हैं और आपके मतलब ये तथ्य अगर आप देखेंगे तो आपको अंतरात्मा को झकझोर देंगे तथ्य, ये एएसजी का अपना कहना है। फिर अब वो आ गया कि सब मजिस्ट्रेट के सामने गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे और ईडी दबाव डाल सकता है, लेकिन इस पर विचार नहीं किया गया। जमानत के चरण में विश्वसनीयता पर विचार नहीं किया जाना चाहिए, इस पर ट्रायल के चरण में जो आप बताया वही बात की, ये एक तरीके से उन्होंने तर्क दिए। फिर ये कहा गया कि जमानत के चरण में 161 के बयानों को भी देखा जाता है। यहाँ धारा 50 MLA के तहत बयान है जो सबूत के तौर पर स्वीकार हैं। हम केवल बयानों पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं, हमारे पास दस्तावेजी सबूत भी हैं। ये सारी बातें अब जबकि इसमें सुमित्रा जी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी उसमें साफ तौर पर आया था कि आपने चूंकि धारा 50 के तहत आपने रिकॉर्ड नहीं किए बयान और आपने जो है वो 164 जो CRPC है उसके तहत आपने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए, उसका इस केस से कोई लेना नहीं है। चूंकि CRPC अलग है, PMLA एक्ट अलग है। तो यानी आप यहाँ जो बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में जो बहस होगी वो होगी PMLA एक्ट पे, चूंकि आप एजेंसी हैं
जांच एजेंसियां आर्थिक अपराध की, आपको पुलिस की शक्तियां नहीं है कि आप सीआरपीसी के तहत आकर के यहाँ करें और सीआरपीसी के तहत जाकर के आप बयान दें। सुप्रीम कोर्ट में ये बहस सब चली थी और वही आप ला करके यानी सुप्रीम कोर्ट में जो आपकी दलीलें खारिज की जा चुकी वो दलील ला करके आप फिर जो है हाई कोर्ट में लेकर के आ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि अब मैं ये कोई टिप्पणी नहीं कर सकता कि वो अच्छे वकील हैं कि नहीं है, किस तरीके के हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी ने जो था वो टिप्पणी कर दी थी हाई कोर्ट में, इसी दिल्ली हाई कोर्ट में उनके ऊपर कि भाई हमारे दोस्त आपकी क्या सबसे ज़्यादा काबिल तर्क आपकी यही हैं, आप मुझसे ज़्यादा काबिल हैं, इस तरह की टिप्पणी अभिषेक मनु सिंघवी नहीं कर रही थी। लेकिन वो इससे अलग हट करके इसका मतलब समझता जी है वो काबिलियत नाकाबिलियत की बातें तो अलग हैं। अगर ईडी उन्हीं तर्कों को फिर पेश कर रही है जो तर्क पहले सुप्रीम कोर्ट में दिए जा चुके हैं और वहाँ उनकी बात जो थी वो उन तर्कों को एक तरीके से खारिज किया जा चुका, तो अगर ये तर्क दी जा रही तो इसका मतलब कोई नई चीज़ ईडी के पास नहीं है और अभी तक कोई भी तरीके का जो है जिस तरीके से कहा जाए कि वो ईडी के पास कोई सबूत नहीं है और ये साफ समझा सकता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि साहब उन्होंने 45 करोड़ जो है उसके मनी टेल पकड़ लिए, कि वो कहाँ है मनी टेल ये अभी तक नहीं बता पा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि 45 करोड़ का हमने मनी टेल कर लिया 100 करोड़ में से, लेकिन वो कहाँ है कैसे हुआ इसका अभी कोई जानकारी ईडी ने अभी तक नहीं दी है, ना तो राउज रेवेन्यू कोर्ट में ना यहाँ से मिलता जी। जी अभी भी एएसजी जो है उन्होंने फिर ये बताया कि केजरीवाल डिसाइड्स टू स्टे इन अ ग्रैंड हयात होटल 7 स्टार होटल, यानी ये सारी बातें हम लोग पहले भी जब याचिका मतलब अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जब पहले सुनवाई हो रही थी, चुनाव के पहले की बात है, और अभी भी ईडी के तर्कों में कोई बदलाव नहीं आया। यही बातें बोली गई कि अरविंद केजरीवाल जो है वो ग्रैंड हयात होटल में रुके, उन्होंने ये रुकना तय किया था, 7 स्टार होटल है, वहां पर वो कुछ दिन तक रुके थे और हमारे पास एविडेंस है कि जो मनी है यानी वो जो 45 करोड़ रुपए या 100 करोड़ रुपए में से 45 करोड़ रुपए वो बैंक अकाउंट चरणप्रीत सिंह के जो है वो उनके बैंक अकाउंट से हयात को गए, ये बता रहे हैं ईडी। एंड द ट्रायल कोर्ट सेज नथिंग, यू कैन डिमोलिश माय केस बट यू कैन नॉट। और फिर यहाँ पर वो भी बोल रहे हैं एसजी दिस इज अ फिट केस वेयर स्टे शुड बी ग्रांटेड, यानी यहाँ पर वो केवल ये बता के कि अरविंद केजरीवाल 7 स्टार होटल में रुके थे और जो हयात होटल को चरणप्रीत सिंह के बैंक अकाउंट से बिल जो है उसका भुगतान हुआ, उसके जो ईडी का ये कहना है कि उनके पास सबूत हैं और इसीलिए वो केजरीवाल को वो करना चाह रहे हैं कि उनकी जमानत याचिका खारिज हो, मतलब जमानत उनकी खारिज हो जानी चाहिए जो उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली है। अमलेंदु जी, इसमें क्या आपको लगता है मतलब अभी वो जो ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है एएसजी अब उसको भी पढ़ रहे हैं और वो ये भी बोल रहे हैं यू नीड नॉट बी एन एक्यूज्ड इन सीबीआई केस, आई पॉइंटेड आउट द जजमेंट, आई रीड इट। और यहाँ पर फिर वो बता रहे हैं कि आप सीबीआई केस में अगर आप एक्यूज नहीं है तो उसकी कोई यहाँ पर कोई बात नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, और ये सारी बातें वो बता रहे हैं। अमलेंदु जी, ये जो पुराने तर्कों को मतलब वही घिसे पिटे तर्क देकर क्या ईडी जो है वो अपना पक्ष मजबूत कर पाएगी, क्या वो केजरीवाल को और जेल में रोक पाएगी? अमलेंदु जी देखिए समिता जी, पूरी कोशिश तो यही है। जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं कि 3 बज गया है और अभी तक जो है वो एएसजी साहब की दलीलें ख़त्म नहीं हो रही है, यानी वो कोशिश करेंगे कि 4 बजे तक एएसजी साहब अपनी दलीलें पेश करते हैं ताकि दूसरा पक्ष जो है उसकी दलील नहीं सुनने पाए, किसी तरीके से फिर शनिवार इतवार की छुट्टी हो जाए। मुझे लगता है कि उस पर काम कर रहे हैं एएसजी साहब की किसी तरीके से। वो भी जानते हैं कि उनकी याचिका ये खारिज होनी है, लेकिन कितने समय तक अरविंद केजरीवाल को अंदर रखा जाए उसको ही हो सकता है। अब ये भी हो सकता है सर मित्रा जी कि अदालत ये आदेश दे दे मतलब उठने से पहले कि भाई ठीक है कि अब सुनवाई बाद में होगी और तब तक जो है जमानत की प्रक्रिया वो अपनी जारी रहेगी, अगर जमानत खारिज हो जाएगी तो अरविंद केजरीवाल को फिर जाना पड़ेगा वापस, फिर सरेंडर कर देंगे। इसमें क्या है, अभी वो जो विक्रम चौधरी जो उनके वकील हैं अरविंद केजरीवाल के, उन्होंने अभी सवाल कर लिया एएसजी साहब से कि मतलब अदालत को बताया उन्हें कि देखिए साहब है क्या मामला कि ट्रायल कोर्ट ने क्या कहा बेल देते समय ये, और आपकी जो क्या है ग्रीवेंस क्या है वो ये है कि आपको सुना नहीं गया, तो भाई आप यहाँ आए किस नहीं। यानी जो बात मैं कह रहा था समिता जी, वही बात जो है वो उनके वकील अरविंद केजरीवाल के वो कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ आए किस नहीं है ये तो बताइए, मतलब आपको वहाँ सुना नहीं गया इसलिए आए हैं या बेल खारिज करवाने के लिए आए हैं, तो दोनों चीज़ें अलग हैं। अगर आपको नहीं सुना गया वहाँ तो वहाँ जाइए फिर, या तो इसके लिए फिर आप याचिका कीजिए, और अगर बेल खारिज करवाने के लिए आए हैं तो बेल खारिज कराने के फिर आपके पास तर्क होने चाहिए। फिर ये नहीं कि साहब मुझको वहाँ नहीं सुना गया, उस आदेश में क्या कमी है, उस आदेश में के खिलाफ आपके पास क्या सबूत हैं, ये आप यहाँ पेश कीजिए। आप जो बातें करना वो करने के साथ मुझको वहाँ जो था वो ये नहीं सुना गया, और ये जो सुना गया, जो तर्क दिए गए, ये जमानत के समय नहीं होने चाहिए थे, ये ट्रायल के समय होने चाहिए थे। इस तरीके की बातें एएसजी जो है आकर के यहाँ कर रहे हैं सर मित्रा जी। तो अब समझा जा सकता है, अब देखते हैं कि इस पर अदालत क्या अपना रुख अपनाती है सर मित्रा जी।
जी, और ये अभी अभिषेक मनु सिंघवी भी अमलेंदु जी अब इस पर आ चुके हैं। मतलब अभी तक वो इंतजार कर रहे थे और लेकिन अब जो है अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपनी दलीलें रखनी शुरू कर दी हैं और अब वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ईडी जो है वो किस तरह से इस बेल हियरिंग पर अपने तर्क रख रही है, क्योंकि इसमें बस मेयरली बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ सीएम मस्ट गो ऑन एंडलेसली फॉर आवर्स विदाउट एंड। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि क्योंकि इसमें एक सीएम का इन्वॉल्वमेंट है इसलिए ये तो एकदम अंतहीन इस पर बहस हो सकती है, यहाँ पर वो ये बता रहे हैं। और उस पर ये जो पूरी बातें अब ये एसजी राजू के मतलब अब तक उन्होंने जो तर्क दिए थे अभिषेक मनु सिंघवी अब उसको उसकी काट के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अमलेंदु जी, आपके पास क्या कुछ और नई जानकारी है इस मामले में? समझता जी, मेरे पास अभी कोई जानकारी नहीं आई है। अभी जैसी जानकारी आती है मैं आपको बताता हूँ। अभी तो मेरे पास यही जानकारी है कि वो जुड़ चुके हैं। हाँ, सिंघवी जो है वो अपनी बात रख रहे हैं यहाँ पे और वो कह रहे हैं कि भाई इसमें आप बता ही चुकी हैं कि राजू जो यहाँ कह रहे हैं कि उनको अपॉर्चुनिटी दी गई और ये दुर्भाग्यपूर्ण, मतलब उन्होंने कहा है कि राजू जो तर्क दे रहे हैं एक तरीके से वो तर्क जो हैं वो एक तरीके से वो दुर्भाग्यपूर्ण है राजू की तरफ से, एसजी की तरफ से दिए हैं। जी 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 अमलेंदु जी, यहाँ पर अभी मैं ये देख रही हूँ कि अभिषेक मनु सिंघवी ये बता रहे हैं कि वो ये अभी जो ईडी ने अपनी दलीलें रखी है ना, यहाँ वो बोल रहे हैं कि इट इज अनफेयर दैट दिस मैटर लास्टेड फॉर ओवर 5 आवर्स, यानी पिछले 5 घंटों से इस मामले पे जो बहस चल रही जिसमें 3 घंटे 45 मिनट जो है वो मिस्टर राजू को मिले और 1 घंटा 15 मिनट जो है वो मिस्टर चौधरी को मिले, यानी बचाव पक्ष को केवल 1.25 घंटा मिला है और 3.5 मतलब 3.25 घंटे जो है ये मिले हैं एसजी राजू को। तो इस तरह से ये जो किस तरह से सुनवाई हो रही है और उसमें क्या पक्षपात का अगर वो दिख रहा है, इसको अभिषेक मनु सिंघवी ने लिखा बताया है और उन्होंने ये बोला है दिस होल अप्रोच इज डिप्लोरेबल एंड वेरी सैड, मतलब ये बड़ा दुखद लग रहा है और ये किसी भी इट शुड नेवर कम फ्रॉम अ गवर्नमेंट अथॉरिटी बट फॉर लॉन्ग स्टैट्यूटरी ऑब्जेक्टिविटी ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी इज लॉस्ट एज फार एज ईडी इज कंसर्न। यहाँ पर अब उन्होंने ईडी के एक वो जो उसकी लेजिटिमिटी है या जो उसकी जो संवैधानिक उसके जो दायित्वों को निभाने में किस तरह से ईडी विफल हो रही है, यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी अब उस बात को ले आए हैं अमलेंदु जी और यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि वो जो बेल हियरिंग जिस पर वो कर रहे हैं वो केवल इसलिए नहीं खींचनी चाहिए क्योंकि इसमें एक सीएम का इन्वॉल्वमेंट है, यानी यहाँ पर एक इंडिविजुअल होने के नाते भी उनके जो नागरिक अधिकार हैं वो हैं और यहाँ पर फिर वही राजनीतिक बदले वाली बात आ रही है। अभिषेक मनु सिंघवी ने अमलेंदु जी पहले भी जब इस मामले पर वो अपने तर्क रखे थे उन्होंने अभिषेक इनकी ओर से अरविंद केजरीवाल की ओर से तो उन्होंने एक वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात जो कही थी वो सारी बातें भी अब जनता के सामने हैं और आज अभी ये फिर से ये सारी बातें बोल रहे हैं। अब जो लेकिन इसमें ईडी अब क्या मतलब आपको लगता है कि जब अभिषेक मनु सिंघवी का ये यहाँ पर हो चुका है ये जो तर्क रख रहे हैं क्या इनके तर्कों के आगे ईडी अपने कोई स्टैंड ले पाएगी, क्योंकि फिर अब यहाँ पर वही दूध का दूध पानी का पानी वाली बात होती नजर आ रही है अमलेंदु जी आपको? जी देखिए, समिता जी सिंघवी ने एक बात और कही, उनका कि जो राजू साहब जो तर्क दे रहे हैं यानी एसजी जो तर्क दे रहे हैं ईडी की तरफ से तर्क दिए जा रहे हैं उसका अर्थ ये निकलता है कि ईडी को जो है वो मतलब जज को जो है वो पूरा एक निबंध लिखना चाहिए ईडी की बातों को लेकर के, ये शायद ये कहना चाहते हैं। और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आप जज को बदनाम करेंगे, यानी कि अब ये बात यहाँ पे आ गई कि ईडी की तरफ से जो तर्क दिए जा रहे हैं वो एक तरीके से जो लोअर कोर्ट यानी राउज एवेन्यू कोर्ट के जो जज न्याय बिंदु हैं जिन्होंने वैकेशन बेंच के जो वकील जो जज थे उन्होंने जो फैसला दिया आदेश दिया उसको लेकर के इसका मतलब ये आरोप लगाएंगे और ये अब जज को बदनाम करने की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो सिंघवी साहब उन्होंने ये भी कहा कि वो जो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस स्वर्णकांता के फैसले को पलटा नहीं है इसलिए जमानत कभी नहीं दी जा सकती, जबकि जस्टिस शर्मा सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं बल्कि गिरफ्तारी की वैधता से निपट रहे थे। ये इतना प्राथमिक है कि ये मौलिक है, यानी ये डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। हम अपने दर्शकों को बता दें अभिषेक मनु सिंघवी ने कि जो जस्टिस स्वर्णकांता के सामने मतलब दिल्ली हाईकोर्ट में जो बात थी तो वो जमानत के लिए वहाँ नहीं था,
था वहाँ जो याचिका थी अरविंद केजरीवाल की, वो गिरफ्तारी को अवैध ठहराने के मसले को लेकर के थी और सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी को अवैध ठहराने को मसले को लेकर के थी। जमानत को लेकर के कोई नहीं था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि आप लोअर कोर्ट में रेगुलर जमानत के लिए आप लोअर कोर्ट में जा सकते हैं। यानी कि जो लोअर कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दी है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से उनसे कहा था कि आप लोअर कोर्ट में जा सकते हैं जमानत के लिए। यहाँ एक बात और महत्वपूर्ण ये भी है कि अरविंद केजरीवाल की जो जमानत एक और याचिका थी जो खारिज कर दी थी इसी राउज एवेन्यू कोर्ट ने, वो थी कि वो अपनी बीमारी के आधार पर जो थे वो जमानत लेना चाहते थे, उसको खारिज कर दिया था और ये कहा था कि ये इतनी गंभीर बीमारी नहीं है डायबिटीज़ 2 जो है जिसके लिए आपको जो है वो जमानत दे दी जाए। यानी वो जो आधार था बीमारी का, उस आधार पे जमानत नहीं मिली है। ये जमानत जो मिली है वो केस में जो गुण दोष है उस गुण दोष के आधार पे जमानत मिली है। ये हम लोग अच्छे तरीके से इसको समझ सकते हैं, जो मामला चल रहा है, जिस तरीके से दलीलें दी जा रही हैं और जो अपनी बात रख रहे हैं अभिषेक मनु सिंह भी। कुल मिलाकर के जो अभिषेक मनु सिंह भी का जो तर्क है एक तरीके से, वो तर्क यही है कि जो वहाँ चीज़ें थी वो एक तरीके से कहा जाए जो हाईकोर्ट में थी, वो हाईकोर्ट में मसला जो था वो जमानत का नहीं था। वो अरविंद केजरीवाल ने जो कहा था वो ये था कि वो गिरफ्तारी जो है उनकी वो अवैध है, उसको वहाँ करने के लिए थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी बुरी बात है तो जमानत अपने आप खत्म हो जाती है, ये भी कहा। दूसरी बात ये कि जस्टिस शर्मा ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा है कि मैं जमानत के बारे में नहीं बल्कि गिरफ्तारी के बारे में बात कर रही हूँ। ये अभिषेक मनु सिंह भी बता रहे हैं कि मतलब जो हाईकोर्ट का भी आदेश है उसमें भी उन्होंने कहा है कि वो गिरफ्तारी के बारे में नहीं बल्कि जमानत के बारे में नहीं बल्कि गिरफ्तारी के विषय में बात कर रही हूँ। और ईडी ने इस पहलू पर 20 मिनट से अधिक तक बहस की, लेकिन इस बिंदु का उल्लेख करना भूल गई। यानी अब जो एएसजी राजू की तरफ से दलीलें पेश की गई, माफ कीजिएगा, उसकी कमियों की तरफ अभिषेक मनु सिंह भी जो हैं वो ये ध्यान आकर्षित कर रहे हैं माननीय अदालत का कि अभिषेक की ये जो ईडी की तरफ से दलीलें दी गई हैं, ये ईडी की तरफ से दलील दी गई, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु था हाईकोर्ट के आदेश का जिसका वो सहारा ले रहे हैं, एक तरह से ईडी जिसका सहारा ले रही है, तो वो ये मामला में जो उसका महत्वपूर्ण बिंदु था उसकी तरफ वो उसको छुपा रहे हैं एक तरीके से एएसजी राजू जो है ये कह रहे हैं। फिर सिंह भी बताते हैं कि जस्टिस शर्मा ने भेद किया है, निर्णय सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 10 मई के आदेश में लिखा है कि अनुमति दी गई, किसके खिलाफ अनुमति। अच्छा, अभी हम आपको बताते हैं कि संजय सिंह इस पे जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य जो हैं वो इस पर अपनी प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हम आपको सीधे वहां ले चलते हैं कि संजय सिंह इस समय क्या कह रहे हैं। तो आइए सुनते हैं संजय सिंह को। कल एक ऐतिहासिक फैसला माननीय न्यायालय का आया और आज उसके आदेश को लगभग 12 बजे अपलोड किया गया, उसकी कॉपी दी गई और ट्रायल कोर्ट का जो आदेश है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बीजेपी के सरकार की भूमिका और बीजेपी सरकार द्वारा संचालित ईडी की भूमिका पूरी तरीके से इस देश के सामने बेनकाब होती है। कोर्ट का आदेश ये साफ तौर पे बता रहा है कि ईडी मनगढ़ंत तरीके से तथ्यों को हमारे खिलाफ इकट्ठा कर रही है। ईडी मनगढ़ंत तरीके से जो कागजात वो अपने पक्ष में बनवाते हैं उसको न्यायालय के सामने प्रस्तुत करते हैं, यानी कि दबाव में बयान लिए जाते हैं, गिरफ्तारियां की जाती हैं, सरकारी गवाह बनाए जाते हैं और उसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। जो बयान लगता है कि केजरीवाल को फंसाने के लिए जरूरी है वो बयान कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो उनके पक्ष में है वो छिपा लिया जाता है। और इतना ही नहीं, ट्रायल कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि गोवा के इलेक्शन की जिस लेन देन की बात
ईडी के द्वारा की जा रही है उसका कोई तथ्य और प्रमाण, कोई मनी ट्रेल और सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया है। यानी सिर्फ कहानियां, झूठी कहानियां, बेबुनियाद कहानियां, फर्जी सबूत, फर्जी तथ्य, फर्जी प्रमाण। और मकसद क्या है? अरविंद केजरीवाल की राजनीति को खत्म करना, आम आदमी पार्टी की राजनीति को खत्म करना। बहुत साफ तौर पे मकसद है। और अपने आदेश में ट्रायल कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इंटरिम बेल के आदेश को भी उल्लेखित किया है। और वो क्या है? वो आदेश ये कहता है कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, अरविंद केजरीवाल समाज के लिए कोई खतरा नहीं है, अरविंद केजरीवाल इस मामले में, इस पूरे मामले में 2022 अगस्त से मामला पेंडिंग है। अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं है। अरविंद केजरीवाल 21 मार्च 2024 को अरेस्ट किए गए और उनकी गिरफ्तारी वैध है या अवैध है, यह मामला अभी भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। उस पर फैसला आना बाकी है। अब एक एक पैरा अगर आप इसका पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आदेश की कॉपी आपको मिल भी गई होगी और आपको अभी मैं पढ़ के भी बता देता हूं कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरा है उसके। किस तरीके से बीजेपी की सरकार ने, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक गहरी साजिश रचकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को, सत्येंद्र जैन को, मुझे पकड़ के जेल में डाला। और कोई मकसद नहीं है, सिर्फ मकसद है एक, केजरीवाल की राजनीति खत्म करो, आम आदमी पार्टी को खत्म करो। जब कल आदेश आ गया तो पूरी की पूरी ईडी सदमे में चली गई। सदमे से बेचारे निकल ही नहीं पा रहे थे। उनको उनके ऊपर के आकाओं ने डांटा, बिगड़ा, अरे क्या किया तूने, तुझे तो जो काम कहा गया था ठीक से किया ही नहीं, चल लाइन में लग जा। बोले हुजूर कहां लगना है? बोले सुबह सुबह हाई कोर्ट पहुंच जा। पहुंच गई हाई कोर्ट ईडी। मैं मोदी सरकार से पूछना चाहता हूं, बीजेपी वालों से पूछना चाहता हूं, दिमाग से बिल्कुल पैदल हो गए हो क्या? बुद्धि काम करना बंद हो गई तुम लोगों की? तुम्हारी मत भ्रष्ट हो गई? अरे ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं मिली, उससे पहले हाई कोर्ट पहुंच गए। कभी आज तक भारत के न्यायपालिका के इतिहास में आपने ऐसा सुना हो तो बताइए। मैं चुनौती देके कहना चाहता हूं, किसी न्यायालय के आदेश की कॉपी तक नहीं मिली। आदेश में क्या लिखा है यह जज साहब को मालूम ही नहीं है, ईडी को भी नहीं मालूम है, और उससे पहले ईडी हाई कोर्ट पहुंच गई कि साहब केजरीवाल की रिहाई पर रोक लगाइए। ये क्या हो रहा है इस देश में? प्रधानमंत्री जी, क्या आप ऐसे देश की न्याय व्यवस्था चलाएंगे? अपनी जांच एजेंसियों को इस तरह से कानून का माखौल उड़ाने के लिए हमेशा आगे करते रहेंगे? इन जांच एजेंसियों के पीछे खड़े होकर आप कितने घिनौने खेल रचना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी? कल तक बीजेपी वाले कहते थे देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई, देखो बेल नहीं हुई। अब बेल हो गई तो बगैर आदेश के उसको रुकवाने पहुंच गए, बगैर आदेश के रुकवाने पहुंच गए। और मैं समझता हूं कि माननीय हाई कोर्ट निश्चित रूप से इस बात का संज्ञान लेगा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में क्या क्या बातें लिखी गई हैं और किस आधार पर अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी गई है। उनके जमानत का एक मजबूत पुख्ता आधार है
और यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को भी ट्रायल कोर्ट की जज ने अपने ऑर्डर में उनके कथन को लिखा है। और वो कथन क्या है सीजीआई महोदय का? देश के मुख्य न्यायाधीश ने ट्रायल कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजों का एक सम्मेलन जो हुआ था उसमें कहा था मुख्य न्यायाधीश महोदय ने कि ट्रायल कोर्ट में बेल के मामले में लोगों को निर्णय नहीं मिल पाता, जिसके कारण हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे बेल के केसेस पेंडिंग हैं। तो ये चिंता जाहिर की थी देश के मुख्य न्यायाधीश ने भी कि ट्रायल कोर्ट्स के पास जो अधिकार है बेल देने का वो शायद सही तरीके से अगर सदुपयोग हो उसका तो इतने मामले पेंडिंग नहीं रहेंगे बेल के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसका भी उल्लेख अपने ऑर्डर में किया है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरा है 28 इस ऑर्डर का, इसमें लिखा हुआ है कि कोर्ट, लास्ट लाइन, कोर्ट टू थिंक दैट ईडी इज एक्टिंग विथ बायस। इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि ईडी हैज फेल्ड टू क्लैरिफाई as to how much time is required for tracing out the complete money trail. ED is trying to say that till the time the money trail is traced, AK is supposed to remain behind the bars. That too without proper evidence against him. Just said this submission is not acceptable. ये पैरा 24 में लिखा हुआ है कि ईडी जो है ये भी बताने के लिए तैयार नहीं है कि उनको मनी ट्रेल का ट्रेसिंग करने में कितना वक्त लगेगा, और वो चाहते हैं कि तब तक अरविंद केजरीवाल को जेल में रखा जाए जब तक कि मनी ट्रेल मिल नहीं जाता। इसमें एक लाइन है, ईडी इज साइलेंट ऑन हाउ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हैव बीन यूटिलाइज्ड by AAP in Goa elections. Even after 2 years, the alleged amount remains to be traced out. जिन पैसों का आरोप लगाया जा रहा है कि गोवा इलेक्शन में उसका इस्तेमाल किया गया, उसको आज तक 2 साल के बावजूद, 2 साल बीत जाने के बावजूद ईडी उसको ट्रेस नहीं कर पाई है। एक इसमें और ये पैरा 26 का पॉइंट था जो मैंने आपको बताया। पैरा 27 में लिखा है, मटेरियल वॉज अवेलेबल विथ ईडी सिंस जुलाई 2022 बट AK वॉज कॉल्ड बाई ईडी ओनली इन अगस्त 2023, shows malafide of ED and ED has failed to answer this objection. ये कह रहे हैं कि जब आपके पास जुलाई 2022 में आप कह रहे हैं कि मटेरियल हमारे पास सफिशिएंट मटेरियल था, सबूत था, तो आपने अगस्त 2023 में अरविंद केजरीवाल को क्यों बुलाया? इससे कहीं ना कहीं ईडी की दुर्भावना, ईडी की मंशा जाहिर होती है और उनकी गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले, 2 साल से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी ठीक चुनाव से पहले हो रही है। अरविंद केजरीवाल का नाम सीबीआई की एफआईआर में नहीं था। ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। तो कुल मिलाकर ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं और बाकी मैं आपको ऑर्डर की कॉपी भी आपके पास होगी, नहीं तो मैं दे सकता हूं। मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप सब लोग जानते हैं कि पीएमएलए के मामले में जमानत मिलना कितना कठिन होता है, और जब नियमित जमानत मिलती है तो उसकी बुनियादी शर्त यह है कि जज इस बात से, न्यायाधीश इस बात से संतुष्ट होना चाहिए
कि जो व्यक्ति है, जो आरोपी है, वो निर्दोष है। ये लिखा हुआ है पीएमएलए के कानून में। तो जब सारे गवाह, सारे सबूत, जो कुछ भी ईडी ने परोसा, सारे बयान, जो कुछ भी ईडी ने